रॉन सिमंस के शब्दों में डैम, यही बात रूसी सैनिक चिल्ला रहे होते। बस फर्क इतना है कि यहाँ समस्या एक अलग तरह के डैम की वजह से हो रही थी। यह डैम बेल्गोरोड में एक जलाशय में पानी भरने से रोक रहा था। ये एक डैम का काम था। यूक्रेन ने देखा और उसे एक आइडिया आया, डैम पर हमला कर रूसियों को बहा सकते हैं। तो यूक्रेन ने यही किया। एक ड्रोन हमले ने रूसी डैम को एक विशाल हथियार में बदल दिया और इसके कारण आई बाढ़ ने पुतिन और उनके साथियों के लिए कुछ गंभीर समस्याएं खड़ी कर दी है। 20 जुलाई को पेपेल बेल्गोरोड टेलीग्राम चैनल ने सबसे पहले ये खबर दी। यूक्रेन ने ड्रोन हमले से बेल्गोरोद के सेबेकिन्स्की जिले के डैम को गंभीर नुकसान पहुंचाया। ये डैम बेल्गोरोद जलाशय पर है और ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने इसे 19 जुलाई को निशाना बनाया। और यही सब नहीं है, जैसा उसी चैनल ने बताया, बांध को भरने और उसकी मरम्मत करने के प्रयासों में और भी बाधा आ रही है, क्योंकि ड्रोन लगातार खुद बांध पर, साथ ही उसके पास जाने वाले कर्मचारियों और मशीनों पर हमला कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यूक्रेन के हमले रुके नहीं हैं। यूक्रेन अपने ड्रोन से जितना नुकसान पहुंचाना चाहता है उसका ज्यादातर हिस्सा पहले ही हो चुका है। अगला कदम यह है कि रूस को मरम्मत करने से रोका जाए और उन सभी सैन्य कर्मियों पर हमला किया जाए जो बहुत करीब आ जाते हैं। यूक्रेन चाहता है कि पानी बहता रहे और जल्द ही आप देखेंगे कि पानी रूस के लिए बड़ी समस्या बन रहा है। लेकिन पहले नुकसान की बात करें। मेडुसा रिपोर्ट करता है कि डैम के एक करीब 30 मीटर लंबे स्पिलवे के एक हिस्से को ड्रोन हमले से नुकसान हुआ है और पानी बहुत तेजी से बह रहा है। स्पिलवे सुरक्षा संरचनाएं होती है जिन्हें या तो डैम का हिस्सा बनाकर या उसके बगल में बनाया जाता है, ताकि जब जलाशय भर जाए तो बाढ़ के पानी को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सके। यहाँ मुख्य बात नियंत्रण है। पानी डैम के ऊपर चारों ओर से या उसके भीतर से गुजरता है, लेकिन इसे ऐसे निर्देशित किया जाता है कि कोई समस्या ना आए। बेल्गोरोड डैम का एक स्पिलवे व्यावहारिक रूप से नष्ट हो चुका है, जिसका मतलब है कि जिस पानी को उसे नियंत्रित करना था वो अब वहां नहीं जा रहा है जहां उसे जाना चाहिए था। इसके अलावा ऐसा भी लगता है कि यूक्रेन ने डैम की चोटी पर चलने वाली सड़क पर सीधा हमला किया है। सड़क हटाने से बाढ़ नहीं आती, लेकिन इससे रूसी मरम्मत टीमों के लिए स्पिलवे तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। उन्हें वहां पहुंचने के लिए सड़क के इर्द गिर्द से जाना होता है। ये आसान नहीं है क्योंकि बांध की चोटी संकरी है। हमने आगे के हमलों का भी जिक्र किया था। 21 जुलाई की AA रिपोर्ट से पता चलता है कि मुख्य हमले के बाद ड्रोन बेल्गोरोड बांध को और नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाइड्रोलिक उपकरणों को भी निशाना बनाया गया है, जिससे स्पिलवे के विनाश के कारण हुई अनियंत्रित पानी की निकासी के साथ साथ और भी पानी अनियंत्रित रूप से बाहर निकल रहा है। बेल्गोरोड में तेज चेतावनियां दी जा रही है। अधिकारियों ने कहा आगे हमलों से बांध में बड़ी दरार आ सकती है, जिससे कई बस्तियां डूब सकती हैं और हजारों लोगों को निकालना पड़ सकता है। यह पहले ही होने की कगार पर है। मिलिटारनी बताते हैं कि पहली लहर से नेजागोल नदी में तेजी से पानी भरा, जो अब शेबेकिनो के पास अपनी सीमाओं से बाहर बह रही है। नदी किनारे के ढांचों और इमारतों में पानी घुसना शुरू हो गया है और जैसे जैसे यूक्रेन हमला जारी रखता है, स्थिति और भी खराब हो सकती है। पास के बेजलिया दोका में, जो उस नदी के निचले बहाव क्षेत्र में स्थित है, हमने भी पानी का स्तर बढ़ते हुए देखा है। इस इलाके की पोपाडी स्ट्रीट पर निवासियों ने झील बनने की सूचना दी, जिससे वाहनों और पैदल यात्रियों का गुजरना मुश्किल हो गया है। बेल्गोरोड के लोगों को इस बाढ़ की आदत हो गई होगी, क्योंकि ऐसा पहले भी हुआ है। अक्टूबर 2025 में यूक्रेन ने बेल्गोरोड डैम पर ड्रोन हमला किया था, जिसे 19 जुलाई को भी निशाना बनाया था। हमने तब भी यही रणनीति देखी थी। एक प्रारंभिक ड्रोन हमले ने बांध में सेंध लगा दी, जिससे नदी का पानी बढ़ गया। इसके बाद यूक्रेन ने और हमले किए ताकि मरम्मत के प्रयासों में देरी हो और आसपास के क्षेत्रों में और अधिक अनियंत्रित पानी छोड़ा जा सके। यूक्रेन की ड्रोन सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने हमला करने वाली यूक्रेनी यूनिट की पुष्टि की और हुए कुछ नुकसान का भी जिक्र किया। आज बेल्गोरोड जलाशय में दरार आई। शुरुआती हमले के बाद पानी 100 सेंटीमीटर कम हो गया। ब्रोवी ने कहा कि हमला मानव रहित प्रणालियों के पहले अलग केंद्र के बर्ड्स ने किया था। अक्टूबर हमले के बाद उपग्रह तस्वीरें भी सामने आई, जिससे पता चला कि बाढ़ का पैमाना बहुत ही नाटकीय था। एक्सेल एक्सोनोवा प्लस ने बताया कि बेजलिया दोका के आसपास का इलाका पानी में डूबा था, जिससे बस्ती लगभग चारों ओर से घिर गई थी। उसी स्रोत ने कहा कि बेल्गोरोड क्षेत्रीय गवर्नर ने पूरे मामले पर संदिग्ध रूप से चुप्पी साधे रखी, जिससे टेलीग्राम चैनल के अनुसार यह संकेत मिलता है ये घटिया लोग इस घटना को सोवियत परंपरा के मुताबिक दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने जुलाई में बेल्गोरोड डैम को जो नुकसान पहुंचाया उसे नकारा नहीं जा सकता और संभावित निकासी की चेतावनी दी जा रही है। अक्टूबर में डैम पर हमले के बाद जलाशय का पानी 1 महीने से ज्यादा कम रहा। यूक्रेन
फिर वैसा ही नतीजा चाहता होगा। अभी आपके मन में कुछ चिंताएं होंगी। लगता है कि यूक्रेन ने ऐसे लक्ष्य पर हमला किया है जिसे कई लोग नागरिक लक्ष्य मानेंगे। दरअसल बेलगोरोड डैम के आसपास की बस्तियां ही तुरंत प्रभावित हुई है और रूस इस हमले को यूक्रेन की ड्रोन सेना द्वारा किया गया एक आतंकवादी हमला बताने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन इन चिंताओं का 2 बिंदुओं में जवाब देगा। ये बदला है। बेलगोरोड डैम की सैन्य अहमियत कई लोगों की सोच से ज्यादा है। बदले के मामले में रूस के लिए डैम को नष्ट करना कोई नई बात नहीं है, अगर उसे लगता है कि ऐसा करने से यूक्रेन को किसी भी तरह से नुकसान पहुंच सकता है। हम इस बात को देखने के लिए आक्रमण की शुरुआत तक लौट सकते हैं। सितंबर 2022 में रूसी मिसाइलों ने दक्षिणी यूक्रेनी शहर क्रीवी रीह के जलाशय डैम पर हमला किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे आतंकवादी हमला बताया। बताया गया कि इस डैम का सैन्य महत्व नहीं था, जिसका मतलब है कि रूस के पास इसे शुरू करने का कोई भी औचित्य नहीं था। बेलगोरोड डैम के साथ ऐसा नहीं है, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे। करीब 1 साल बाद जून 2023 में खेरसोन की काखोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नष्ट हो गया। ये डैम ड्नीप्रो नदी पर बने 6 डैमों में से एक है, जो इतना बड़ा जलाशय रोकता था कि लोग इसे काखोवका सागर कहते हैं, क्योंकि कई जगह दूसरी तरफ का किनारा नहीं दिखता। ये हमला पहले डैम पर हुए हमले से ज्यादा जटिल था। नाटो और यूक्रेन ने रूस पर डैम नष्ट करने का आरोप लगाया। रूस ने इसे यूक्रेनी हमले का नतीजा बताया, बीबीसी ने रिपोर्ट किया। दूसरे दावे की संभावना कम लगती है। इसका मतलब यूक्रेन ने खुद अपनी बुनियादी ढांचे पर हमला किया। इससे उसने अपने ही हजारों लोगों को खतरे में डाला। बीबीसी के अनुसार बांध को बाहरी हमलों से बचाव के लिए बनाया गया था, इसलिए इसका पूरी तरह नष्ट होना आंतरिक विस्फोट की वजह से हुआ हो, इसकी ज्यादा संभावना है। रूस ने उस इलाके पर कब्जा किया था जहां बांध था, इसलिए लगता है कि शायद रूस ने ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत बांध उड़ाया हो। मुद्दा यह है कि रूस के लिए बांधों पर हमला करना कोई नई बात नहीं है। यूक्रेन के लिए 19 जुलाई का बेलगोरोड बांध हमला जवाबी कार्रवाई है। अगर रूस ऐसा कर सकता है बिना किसी सजा के, तो यूक्रेन भी बांधों पर हमला कर सकता है, ताकि जवाब में युद्ध को रूसी जनता तक वापस पहुंचाया जा सके। हालांकि और जैसा कि यूक्रेन के हमलों में आमतौर पर होता है, यह ताजा हमला सिर्फ बदले के लिए नहीं था। रूस के दावों के बावजूद बेलगोरोड बांध वास्तव में सैन्य उद्देश्य भी पूरा करता है, इसलिए वो यूक्रेन के लिए वैध लक्ष्य है। हम उद्देश्य समझाने से पहले याद दिला दे कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हम यूक्रेन युद्ध के ताज़ा घटनाक्रमों और दुनिया भर की अन्य सैन्य घटनाओं की ताज़ा जानकारी रोज वीडियो में लाते हैं। यूक्रेन के हमले से बेलगोरोड डैम के पास सिर्फ आम नागरिक प्रभावित नहीं हुए। रूस ने आसपास के इलाके में ब्रिगेड तैनात की हैं। दरअसल उनमें से 4 ब्रिगेड हैं, जिनमें से ज्यादातर ग्राफिवका गांव के पास स्थित हैं, जो उस नदी के निचले बहाव में पड़ता है, जो यूक्रेन के ड्रोन हमलों के कारण किनारों से बाहर बह रही है। अक्टूबर 2025 में यूक्रेन के बांध पर हमले के दौरान हमें यह पता चला था। आरबीसी यूक्रेन ने बताया कि उससे आई बाढ़ से रूसी सशस्त्र बलों की 68वीं, 116वीं, 128वीं और 136वीं ब्रिगेडों के कई बंकर प्रभावित हुए। ये यूक्रेन के बेलगोरोद बांध हमले को नया नजरिया देता है। बेलगोरोद एक सीमा क्षेत्र है। यूक्रेन के करीब होने के कारण ये हमले शुरू करने और सैनिकों को यूक्रेन के मुख्य भूभाग में भेजने के लिए एक प्रमुख स्थान बन जाता है। बांध के नीचे की ओर तैनात 4 पूरी ब्रिगेडें यूं ही बेलगोरोद में बिना किसी वजह के नहीं बैठी है। वे वहाँ एक मकसद के साथ है। वो मकसद क्या है, ये 100% साफ नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि रूस ने बेलगोरोद का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमले शुरू करने के लिए किया है। 4 ब्रिगेडों को हटाना, चाहे वे बाढ़ से पूरी तरह नष्ट न हुई हों, इससे अव्यवस्था और अफरा तफरी मचती है, जो यूक्रेनी सैन्य दृष्टिकोण से अच्छी बात है। एक और पहलू है जिस पर विचार करना चाहिए, जो अब बेलगोरोड डैम से भारी मात्रा में निकल रहे पानी से जुड़ा है। अब आप सोच सकते हैं कि यूक्रेन के डैम पर हमले का मुख्य उद्देश्य वो बाढ़ थी जो इसके परिणाम स्वरूप आई है। यह निश्चित रूप से उसका एक हिस्सा है, लेकिन जब बात उस रूसी पानी की आती है जो अभी डैम से बह रहा है, तो इसमें एक बड़ी कहानी भी शामिल है। उस कहानी को समझने के लिए हमें अक्टूबर 2025 के बेलगोरोड डैम हमले पर लौटना होगा। उस समय रूस यूक्रेन के वोचांस्क क्षेत्र में ज्यादा इलाका कब्जाने की कोशिश कर रहा था। 26 अक्टूबर तक पुतिन ने कहा कि रूस क्षेत्र के करीब 70% पर काबिज है। उस बिंदु से उसका कार्य वोवचा नदी को पार करना था। यह एक समस्या रही है। जब वह नदी बह रही होती है तो रूस को पार करने में बहुत मुश्किल होती है। हालांकि यूक्रेन में बेहद शुष्क ग्रीष्म ऋतु ने कुछ समस्याएं पैदा कर दी थी, जैसा कि उस समय यूक्रेन की 16वीं आर्मी कोर की एक बयान में बताया गया था। दुश्मन ने मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश की। सूखे और भीषण गर्मी के बाद सीवर्स्की दोनेट्स और वोवचा नदियां सूखने से दुश्मन की लॉजिस्टिक्स आसान हुई। भंडार जमा थे और पेड़ों पर पत्ते भी थे। कोर के मुताबिक
इन कारणों से वोचांस्क दिशा में गतिविधि तेजी से बढ़ी। दूसरे शब्दों में वोचा नदी का पानी कम हो रहा था और यह रूस को कहीं ज्यादा आसान और तेजी से पार करने का तरीका देने के कगार पर था। अगर वह पार कर लेता तो रूस वोचांस्क में और अंदर बढ़ सकता था। बेल्गोरोड बांध टूटने से पानी दूर दूर तक फैलकर सूखी नदियां फिर भर गईं। रूस की सभी पार करने की योजनाएं नाकाम रहीं। जुलाई 2026 तक आते आते कुछ ऐसा ही फिर से होने के कगार पर लगता है। यूक्रेन भी यूरोप की तरह गर्मियों में हीट वेव से प्रभावित हुआ है। असल में मई के अंत में यूक्रेन गर्मी के मामले में यूरोप के अधिकांश हिस्सों से आगे था। कई जगहों पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया। बाद में आई तेज गर्मी की लहरों ने यूक्रेन की चरमराती ऊर्जा ग्रिड पर दबाव बढ़ाया है। यूरो न्यूज के अनुसार यूक्रेन की समस्या है कि रूस अब भी सेना को वोवचा नदी पार भेजने की कोशिश कर रहा है। पुतिन के सैनिकों ने नदी के पानी को मौत का जाल बताया। उन्हें अब भी पार करने की कोशिश करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, अक्सर 2 या 3 के समूह में, ताकि वे दूसरी तरफ यूक्रेनी मोर्चों के करीब पहुंच सके। उस नदी को पार करना वोचांस्क और खार्किव क्षेत्र में रूसी घुसपैठ की कुंजी है। ऐसा लगता है कि यूक्रेन ने बेल्गोरोड डैम पर अक्टूबर के हमले को दोहराया है ताकि पानी उस नदी में बहता रहे जो रूसी सैनिकों को दूर रखती है। 4 ब्रिगेडों को प्रभावित करने वाली बाढ़ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर यूक्रेन इस हमले से रूस की सेना को साल के बाकी हिस्से में वोवचा के उस पार रोक सके, यूक्रेनी क्षेत्र की दीर्घकालिक रक्षा के लिए यह और भी बड़ी जीत होगी। इसलिए बेल्गोरोड जलाशय बांध का विनाश वह आतंकवादी हमला नहीं है जैसा रूस दिखाना चाहता है। उस बांध को नष्ट करना कई सैन्य उद्देश्यों को पूरा करता है। फिर भी ये सब कहने के बाद भी हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि इस हमले का बेल्गोरोड के नागरिकों पर असर पड़ेगा। यूक्रेन का उन नागरिकों पर सीधे हमला करने का इरादा नहीं है, लेकिन उसका कहना होगा कि रूसी जनता पर दबाव बनाना एक और वैध सैन्य रणनीति है जिसका उसने अभी इस्तेमाल किया है। कैसे? बेल्गोरोड हमलों का मनोवैज्ञानिक असर स्थानीय लोगों पर पड़ता है, जिससे पुतिन पर यूक्रेन में आक्रमण रोकने का दबाव बढ़ता है। ये कहना उचित होगा कि बेल्गोरोड के लोग पुतिन की कभी न खत्म होने वाली युद्ध की प्यास से बाकी लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा थक चुके हैं। सीमा पर रहने के कारण उन्होंने कई साल यूक्रेन का युद्ध अपने दरवाजे पर आते देखा है। 2023 और 2024 में 2 बार यूक्रेनी सेनाएं बेल्गोरोड के कोजिंका गांव में घुस आई थी, जिसके कारण उस गांव का एक हिस्सा लड़ाई में नष्ट हो गया। उस शहर में, जिसके नाम पर ओब्लास्ट का नाम पड़ा है, बम शेल्टर, महत्वपूर्ण इमारतों पर एंटी ड्रोन जाल और बस स्टॉप्स पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। इन सब का अस्थायी होना माना जाता है, लेकिन अब ये ऐसे स्थायी संकेत लगने लगे हैं कि पुतिन की शुरू की गई जंग उतनी एक तरफा नहीं है जितनी उन्होंने दावा किया था। यहाँ तक कि अब भी बेल्गोरोड के निवासी पुतिन की जंग की वजह से लगातार परेशानियां झेलने को मजबूर है। 7 जुलाई को न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन ने रिपोर्ट किया कि रात के हमले से बेल्गोरोड मेन गैस पाइपलाइंस में आग लग गई, जिससे पानी की कमी और बिजली गुल होने की स्थिति पैदा हो गई। बेल्गोरोड के नागरिकों के लिए ऐसी घटनाएं आम हो गई है और कई लोग यूक्रेन के डैम तोड़ने के हमले को झुंझलाहट और गुस्से के साथ देखेंगे। ये पुतिन के युद्ध के रूस तक पहुंचने का संकेत है। आप समझ सकते हैं कि बताया गया गुस्सा यूक्रेन की ओर ही है। आखिरकार वही लोग बेल्गोरोड पर हमले कर रहे हैं। हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि मामला ऐसा ही है। बेल्गोरोड के थके हुए लोग अब पूरे युद्ध से भी थक चुके हैं और कई लोग यूक्रेन से ज्यादा पुतिन से नाराज है। ऐसे संकेत हर जगह दिखाई देते हैं। 28 जनवरी की एक रिपोर्ट में द इकोनॉमिस्ट ने खुलासा किया कि एक स्थानीय समाचार वेबसाइट जिसका नाम फोनर है, उसने बेल्गोरोड के निवासियों से पुतिन के युद्ध के बारे में कई सवाल पूछते हुए एक सर्वे कराया था। करीब 25% लोगों ने कहा कि वे इस बात से टूटे और निराश थे कि यह हुआ ही, और लगभग उतनों ने कहा कि युद्ध ने उनकी जिंदगी ठहराव पर डाल दी है। सबसे चौंकाने वाला नतीजा उस सवाल से आया जिसमें पूछा गया था कि क्या उत्तरदाताओं ने युद्ध में भाग लेने वाले रूसी लोगों की मदद की है। सिर्फ 6% लोगों ने कहा कि उन्होंने सहायता दी थी। ये दर्शाता है कि बेल्गोरोड के कई लोग शुरू से युद्ध के समर्थक नहीं थे और यूक्रेन की कार्रवाई को संघर्ष खत्म करने के लिए जरूरी बुराई मानते हैं। हम मई 2023 में लौटकर एक खास न्यूज़वीक रिपोर्ट देख सकते हैं। रिपोर्ट में एंटोन गेराश्चेंको के बयानों का जिक्र था, जो तब यूक्रेन के आंतरिक मामलों के उप मंत्री थे। गेराश्चेंको ने कहा कि फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन के सदस्य, जिसमें पुतिन के खिलाफ लड़ने वाले रूसी नागरिक हैं, ने बताया कि बेल्गोरोड में कुछ लोग दिलचस्प अनुरोध कर रहे थे। लीजन के सदस्य ने कहा, बेल्गोरोड के लोगों ने हमसे क्षेत्र में शांति स्थापना अभियान चलाने का अनुरोध भी किया क्योंकि वे लगातार बमबारी से थक गए हैं। इसका मतलब है कि निवासी यूक्रेन समर्थकों से जितना संभव हो करने का अनुरोध कर रहे थे। यहाँ तक कि बेल्गोरोड क्षेत्र में प्रवेश करने और लड़ाई समाप्त करने की कोशिश करने तक की बात कही गई थी। मूलतः यूक्रेन समर्थकों का मित्रवत आक्रमण ये कभी नहीं हुआ,
लेकिन इससे यूक्रेन के बेलगोरोड हमलों पर नई रोशनी पड़ती है। रूस यूक्रेन को हमलावर दिखाना चाहता है, लेकिन बेलगोरोड में तथाकथित विशेष सैन्य अभियान को उतना समर्थन नहीं मिल रहा जितना क्रेमलिन सोचता है। इस क्षेत्र के लोग रूस द्वारा खुद को छोड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि बेलगोरोड के स्पष्ट सैन्य महत्व और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण उन्हें यूक्रेनी हमले झेलने पड़ते हैं, जिससे ये अधिकांश जगहों की तुलना में एक आसान निशाना बन जाता है। यूक्रेन इसे अच्छी तरह जानता है। कीव पोस्ट के अनुसार ब्राउडी ने यूक्रेनी रणनीतियों का जिक्र किया है, जिनमें पुतिन पर दबाव के लिए रूसी लोगों को नाराज करना शामिल है। ब्राउडी ने कहा कि वह रूस में नकारात्मक भावना बढ़ाना चाहते हैं ताकि वहां तनाव इतना बढ़े कि देश में विनाशकारी प्रक्रिया शुरू हो जाए। यह नकारात्मक भावना केवल बेलगोरोड नहीं, पूरे रूस में बढ़ रही है। 1 जुलाई की रिपोर्ट में टीवीपी वर्ल्ड ने बताया कि यूक्रेन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्टोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ रशिया ने 1600 रूसी उत्तरदाताओं के बीच टेलीफोन सर्वेक्षण किया। 81% ने कहा कि अगर यह विकल्प सामने रखा जाए तो वे कल से ही युद्ध खत्म करने का समर्थन करेंगे। 58% लोगों ने कहा कि पुतिन की सबसे बड़ी प्राथमिकता युद्ध खत्म करना होनी चाहिए ताकि वे रूस की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे सकें। 73% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे दूसरी बार लामबंदी का विरोध करेंगे, जिससे साफ है कि अधिकतर लोग युद्ध नहीं, शांति वार्ता चाहते हैं। ये हमें फिर बेलगोरोड जलाशय के बांध पर लाता है। उस बांध पर एक और हमले का स्पष्ट सैन्य मकसद है, बल्कि कई मकसद हैं। हमले का सबसे अहम पहलू यह है कि इससे बेलगोरोड की युद्ध से थकी आबादी पुतिन से और नाराज हो जाती है, क्योंकि उन्होंने उन्हें इस हालत में डाला और फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। कौन जानता है, बेलगोरोड शायद पुतिन के खिलाफ खुला विरोध करने वाला पहला रूसी क्षेत्र बन सकता है। वहां के लोग अपनी स्थिति के लिए यूक्रेन को दोषी नहीं मानते, बल्कि अपने नेता को जिम्मेदार मानते हैं। अगर हमले जारी रहे तो नेता पर दबाव बढ़ना तय है। दुर्भाग्यवश ऐसा लगता नहीं है कि पुतिन तब तक रुकेंगे जब तक उन्हें अपनी चाही हुई चीज नहीं मिल जाती, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, कितने भी लोगों की जान जाए या रूस में वे कितनी भी तबाही क्यों न मचा दे। क्रीमिया में अफरा तफरी जारी है। केर्च जलडमरू मध्य में आग के गोले उठते ही रूस को पता चला कि यूक्रेन क्रीमिया की बिजली सुविधाएं निशाना बना रहा है। रूस को शायद एहसास हो गया, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सका। केर्च के अंधेरे में डूबते ही कब्जाधारियों को भी अंधेरे में धकेला गया। साफ कहूं, वे कब्जाधारी अब इसके आदी हो रहे हैं। अंधेरा, ईंधन की कमी और यूक्रेन का बार बार संदेश कि क्रीमिया से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता निशाने पर है, अब आम हो गया है। पुतिन क्रीमिया की रक्षा नहीं कर सकते, जिसे रूस का गढ़ कहा जाता है। यूक्रेन क्रीमिया में मौजूद रूसियों को संदेश दे रहा है, अभी निकल जाओ, कुछ बड़ा होने वाला है। और तब आप नहीं चाहेंगे कि आप क्रीमिया में अवैध जिंदगी जी रहे हों। जब गोलियों की बौछार और धमाकों ने कब्जे वाले केर्च क्षेत्र को हिला दिया, रूसी अधिकारियों में घबराहट मच गई और उन्हें घबराना भी चाहिए था। आज़ोव सागर में कई दिनों से चल रहे जहाजों पर हमले अब भी जारी है। यूक्रेन ने उस क्षेत्र की बिजली सुविधाओं को निशाना बनाया जो क्रीमिया में बसे कई लाख रूसी कब्जाधारियों के लिए भागने का रास्ता हो सकता है। कीव पोस्ट ने 15 जुलाई की एक रिपोर्ट में बुनियादी जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि उसकी रिपोर्ट वाले दिन पूरे कर्च में पूरी तरह से बिजली गुल होने की खबरें आई थी। ये यूक्रेन की उपलब्धियों का प्रचार नहीं है। केर्च प्रशासन के कठपुतली मुखिया इवान कोशेल ने अपने लोगों को बुरी खबर दी। उन्होंने कहा, दुश्मन के ड्रोन हमले से केर्च में पूरी तरह बिजली नहीं है। जीवन समर्थन प्रणालियां बैकअप पावर पर हैं। सभी नगर सेवाएं आपातकालीन बहाली कार्य में लगी है, पूरी तरह से बिना बिजली के। अगर एक चीज थी जो महान संरक्षक पुतिन को करने में सक्षम होना चाहिए था, तो वह यह था कि यूक्रेन को कभी भी रूसियों पर ऐसा कुछ करने से रोकना जिन्हें उन्होंने क्रीमिया जाने के लिए कहा था। क्रेमलिन विन टेलीग्राम चैनल ने यूक्रेन हमले पर रूसियों की घबराई प्रतिक्रिया दर्ज की। चैनल के उन सब्सक्राइबरों ने जो कर्च में मौके पर मौजूद हैं, बताया कि प्रायद्वीप के इस अहम इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। रूस, जो महीनों से अपनी वायु रक्षा प्रणालियों को यूक्रेनी ड्रोन से नष्ट होते देख रहा है, रूस बस मोबाइल फायरिंग दलों को तैनात करने वाली तुक्के की रणनीति ही अपना सका, जो किर्च की बिजली सुविधाओं पर हमले रोकने में असफल रही। इन सब के बीच रूस ने एक प्रचार संबंधी बुरे सपने को सामने आने से रोकने की भी कोशिश की। टेलीग्राम चैनल के मुताबिक रूस ने किर्च ब्रिज पर यातायात रोक दिया। क्यों? क्या रूस को डर था कि यूक्रेन किर्च ब्रिज नष्ट कर सकता है, या फिर पुतिन ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कोई भी क्रीमिया का कब्जाधारी बाहर निकलकर मुख्य भूमि रूस में न जा सके, ताकि वे दूसरों को ये न बता सके कि उस प्रायद्वीप पर वास्तव में क्या हो रहा है, जिसे एक रूसी किला माना जाता है। रूस जो भी करने की कोशिश कर रहा था, उसमें से कुछ भी मददगार साबित नहीं हुआ। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के मुताबिक केर्च समेत
क्रीमिया के कई उत्तर पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में भी बिजली कटौती हुई है। आउटलेट के अनुसार मरम्मत दल मौके पर थे, लेकिन यह तय करना मुश्किल है कि बिजली कब बहाल होगी। भले ही वे ऐसा करे, यूक्रेन के पास और ड्रोन हैं जो मरम्मत के बाद भी सबस्टेशनों व अन्य ढांचे को निशाना बना सकते हैं। और जैसे ये सब केर्च के कब्जाधारियों के लिए काफी नहीं था, क्रीमिया प्रायद्वीप को पानी उपलब्ध कराने वाली रूसी नियंत्रित जल कंपनी वोदा क्रीमा ने बताया कि 9 जिलों में पानी का दबाव कम हुआ है। ये सब केर्च की बिजली ग्रिड पर आई आपात स्थिति के कारण हुआ है। न बिजली, न पानी, न ईंधन, न कोई उम्मीद। यूक्रेन ने उन कब्जाधारियों के लिए यही हालात बना दिए जिन्होंने पुतिन के दावे पर भरोसा किया था कि क्रीमिया हमेशा रूसी नियंत्रण में रहेगी और लग्जरी जगह बनेगी। इन सब के बावजूद यूक्रेन ने आम नागरिकों पर सीधे हमला नहीं किया। ये बस बार बार एक संदेश भेजता है, हम तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देंगे जब तक तुम ये नहीं समझ लेते कि अब क्रीमिया को हमेशा के लिए छोड़ने का वक्त आ गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय से यूक्रेन युद्ध की जानकारी लेने वालों को इन बातों का पता नहीं चलता। जैसे ही क्रीमिया की कठपुतली सरकार इतनी घबरा गई कि उसने अपने लोगों को सच की थोड़ी सी झलक दिखा दी, वैसे ही रूसी रक्षा मंत्रालय ने वही किया जो वो हमेशा करता है, यूक्रेन की सफलता को नजरअंदाज करना और ऐसा दिखाना कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली अपना काम सही से कर रही है। मंत्रालय ने कहा कि जिस रात यूक्रेन ने केर्च की बिजली आपूर्ति ठप कर दी, रूसी वायु रक्षा ने 93 यूक्रेनी ड्रोन गिराए। ड्रोन गिराने की खबर क्रीमिया, काला सागर, आज़ोव सागर और रूस के कुर्स्क, ब्रायंस्क, रोस्तोव, बेलगोरोद सीमा क्षेत्रों से आई। सिर रेत में छुपा हुआ है। रूस ने रक्षा में सफलता का दावा किया, वहीं यूक्रेन के ड्रोन क्रीमिया में हलचल मचा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय शायद क्रीमिया के सबसे अहम इलाकों में से एक में फैलती बिजली कटौती की इस असहज सच्चाई का जिक्र नहीं करना चाहता था। लोगों को सच्चाई जानने के लिए मंत्रालय नहीं चाहिए था। रूस को क्रीमिया में हो रही घटनाएं रोकनी चाहिए, खासतौर पर जब यूक्रेन बिजली सुविधाओं पर हमला करता है। देखिए, केर्च में जो अभी हुआ है वो कोई एक बार की घटना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी तस्वीर है। यहाँ कुछ बड़ा चल रहा है। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन पिछले कई हफ्तों से क्रीमिया की ऊर्जा ग्रिड को निशाना बना रहा है और पूरी मुहिम जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में शुरू हुई थी। यूक्रेन ने रूसी तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाने वाली रणनीति दोहराई है। ये एक बार हमला करता है, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा हमला करता है और फिर यूक्रेन इन हमलों को दोहराता है, जिससे मरम्मत का काम बेकार हो जाता है। हमने सिम्फेरोपोल संयुक्त चक्र थर्मल पावर प्लांट में देखा, जहां यूक्रेन के स्ट्राइक ड्रोन ने 20 से 25 जून के बीच 3 हवाई हमलों में लक्ष्य भेदा। इन हमलों ने हमलों की एक लहर शुरू कर दी, जिनमें से अधिकांश उन पावर स्टेशनों को निशाना बनाते हैं जो एक विशाल नेटवर्क में नोड्स है, जो क्रीमिया के निवासियों तक बिजली पहुंचाए रखते हैं। ऊर्जा ग्रिड पर हमले और क्रीमिया में लगातार बिजली कटौती अब उन कब्जाधारियों की जिंदगी का हिस्सा है जिन्हें 2014 में पुतिन के अवैध कब्जे के बाद रूस के रिवियरा जैसे इलाके का वादा किया गया था। यहाँ तक कि 15 जुलाई भी दर्द लेकर आई। केर्च के अंधेरे में डूबने के दौरान यूक्रेन के ड्रोन ने फिर सेवास्तोपोल के बालाक्लावा थर्मल पावर स्टेशन पर हमला किया। यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज ने बताया कि उन्हें इस ऑपरेशन में जमीन पर प्रतिरोध आंदोलन से मदद मिली, जिसने प्लांट के मशीन हॉल को नष्ट किया और संभवतः वहां की सीएमेंस SGT 5-2000 ई टरबाइन के कूलिंग सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। सीएमेंस जर्मन कंपनी है। जर्मनी उन देशों में है जिन्होंने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। अगर सीएमेंस का कोई उपकरण जो क्रीमिया में बिजली सप्लाई करता है नष्ट होता है तो रूस के लिए उसके पुर्जे जुटाना मुश्किल होगा। SOF भी यही कहता है, ये दावा करते हुए कि यह एकल हमला जिसने उस संयंत्र को प्रभावित किया जिसके बारे में कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट है कि वह क्रीमिया में इस्तेमाल होने वाली 50% तक बिजली की आपूर्ति करता है, उसने इतनी क्षति पहुंचाई कि मरम्मत में 2 से 5 महीने लग सकते हैं। यही मकसद है। सटीक हमला रूस के लिए बड़ी समस्याएं खड़ी कर देता है। इन हमलों से वही हो रहा है जो यूक्रेन चाहता है। सिम्फेरोपोल प्लांट पर हमले के बाद क्रीमिया की कठपुतली सरकार को सेवास्तोपोल में आपातकाल लागू करना पड़ा। इसे नजरअंदाज न करें कि यह मनोबल और प्रचार दोनों के लिए कितना जरूरी है। क्रीमिया रूस का किला और यूक्रेन पर रूसी प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। अगर पुतिन चाहते तो यह यूक्रेन के पूरे क्षेत्र के विलय की शुरुआत होता। क्रीमिया के माध्यम से रूस का आक्रमण यूक्रेन के पूर्व और दक्षिण तक फैलने वाला था और कुछ समय तक ऐसा हुआ भी। अब प्रायद्वीप में अफरा तफरी है क्योंकि बिजली जाती रहती है, ईंधन कम है और यूक्रेन के ड्रोन लगातार आ रहे हैं। यूक्रेन इन हमलों पर शेखी बघार सकता है, लेकिन असली नुकसान पुतिन और उनकी बनाई रूसी जनता के रक्षक की छवि को हो रहा है। केवल केर्च
और सेवास्तोपोल ही ब्लैकआउट और घबराए कठपुतली गवर्नरों से नहीं जूझ रहे। 13 जुलाई को UKRI इन्फॉर्म ने बताया कि क्रीमिया के झानकोई जिले में एक हफ्ते से ब्लैकआउट था। यूक्रेन की रणनीति सिर्फ रूसी कब्जाधारियों को ही नुकसान नहीं पहुंचा रही है, जैसा कि क्रीमियन तातार लोगों की मजलिस के अध्यक्ष राफात चुबायरोव बताते हैं, यूक्रेन का समर्थन करने वाले भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि चुबायरोव ने कहा कि यह एक कठिनाई है जिसे सहना ही होगा, क्योंकि मुख्य लक्ष्य क्रीमिया को आज़ाद कराना है ताकि 2014 से रूसी दमन झेल रहे लोगों का जीवन बेहतर हो सके। हम क्रीमिया के सभी निवासियों के साथ सहानुभूति रखते हैं जो प्रायद्वीप को रूसी बर्बरों से मुक्त होने का इंतजार कर रहे हैं और रूसी कब्जे के कारण नई कठिनाइयां झेलने को मजबूर है। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कठिनाइयों और दमन के बावजूद उम्मीद नहीं खोई और यूक्रेन के प्रति वफादार रहे। चिबारोव ने एक संदेश में कहा, जो यूक्रेन का समर्थन करने वालों का हौसला बढ़ाने के लिए था कि वे मोर्चा संभाले रहे। आप इससे पार पा सकते हैं और सुरंग के अंत में लगातार बढ़ती रोशनी है। इस बीच केर्च पर हुए हमले, जिनकी वजह से और भी ज्यादा ब्लैकआउट हुए हैं, ये सब रूस को कमजोर करने के लिए ही किए गए हैं। क्रीमिया में नियंत्रण रखने वाली ताकत ने अपना नियंत्रण खो दिया है। SOF के अनुसार क्रीमियन ब्रिज हेड की बिजली उत्पादन सुविधाओं पर हमला रूसी सेना की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमता को काफी कमजोर करता है। ये उनकी संचालन गति और रसद सहायता की मजबूती को कम करता है। जैसे ही कब्जाधारी अंधेरे में अपने भविष्य से डरते हैं, यूक्रेन की मुख्य भूमि के मोर्चों पर सैनिकों को उनकी जरूरी मदद के बिना भी हमलों के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो समर्थन नहीं आएगा। रसद और सैनिक क्रीमिया में फंसे हुए हैं और वे हर दिन कम होते जा रहे हैं। ये व्लादिमीर पुतिन की असली समस्या है, लेकिन उस समस्या के पीछे एक और मुद्दा है। हम पहले भी इसका जिक्र कर चुके हैं। यूक्रेन के ताज़ा बिजली काटने वाले हमलों का स्थान अहम है, लेकिन उससे पहले याद रखें कि आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप देख सके कि आगे क्या आने वाला है। केर्च क्रीमिया का आम इलाका नहीं, बल्कि प्रायद्वीप के सबसे अहम इलाकों में से एक है, क्योंकि केर्च और उसे रूसी मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पुल ही वह एकमात्र रास्ता है जिससे ज्यादातर कब्जाधारी प्रायद्वीप के अंदर या बाहर जा सकते हैं। हर बार जब यूक्रेन केर्च पर हमला करता है, चाहे लक्ष्य कुछ भी हो, देश संदेश देता है कि बाहर जाने वाला पुल यूक्रेन की मर्जी से कभी भी निशाना बन सकता है। ये पहले भी हो चुका है। अब यूक्रेन इतना मजबूत है और रूस की सुरक्षा कमजोर है कि पुल पर छिटपुट हमले भी आगे चलकर ऐसे अभियान में बदल सकते हैं जो पुल को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दे। अगर ऐसा हुआ तो कब्जाधारी अपने नेता की नाकामी के बनाए नरक में फंस जाएंगे। यूक्रेन केरेच ब्रिज को छोड़ बाकी जगहों पर सोच समझकर हमला कर रहा है। मानवरहीन प्रणालियों की सेना के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवडी ने 14 जुलाई को यह स्पष्ट किया था, उन हमलों से पहले जिन्होंने केरेच के अवैध निवासियों को अंधेरे में डुबो दिया। क्राइमिया में कोई ईंधन नहीं है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ आगे भी ईंधन नहीं होगा, ब्रोवडी ने जोर से कहा और आगे जोड़ा, हम पहुँचने के रास्ते काट रहे हैं, बाहर निकलने के नहीं। केर्च ब्रिज को नहीं छू रहे, उन्हें वहीं से जाने दो। उन लाखों लोगों को उस छोटे पुल से अपने रूस लौटने दो और उराल से बहुत आगे कहीं जाकर शांति से रहने दो। ब्रोडी और यूक्रेन जानते हैं वे क्या कर रहे हैं। यह चेतावनी है। क्रीमिया के कब्जाधारियों को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन यूक्रेन वास्तव में यहाँ जो बनाना चाहता है वो है हजारों हजार कब्जाधारियों की ऐसी जगह जहाँ वे केरेच ब्रिज के रास्ते बेतहाशा भागने की कोशिश कर रहे हों। हमने पहले भी प्रचार में जीप की बात की थी। यह एक बहुत बड़ी जीत होगी। अगर पुतिन के लोग क्रीमिया से जान बचाकर भागेंगे तो अपने आप को रूस के ताकतवर रक्षक के रूप में पेश करने वाली उनकी छवि को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। उन लोगों को कहीं न कहीं जाना होगा। वे ऐसे युद्ध में शरणार्थी बनेंगे जिसका रूस तक पहुंचना कभी मकसद नहीं था। इससे पुतिन की प्रतिष्ठा और घटेगी। जो लोग क्रीमिया से भाग रहे होंगे उनके पास लगातार ड्रोन हमलों, ईंधन की कमी, बिजली कटौती और उन्हें बचाने में रूस की रक्षा प्रणाली की पूरी विफलता की बातें होंगी। अगर उनके साथ ऐसा हो सकता है तो यह रूस में कहीं भी हो सकता है। यही उनका संदेश है। ये पुतिन पर दबाव है। युद्ध अब रूस तक लाया जा रहा है। यूक्रेन दबाव बनाए है। 17 जुलाई को कीव पोस्ट ने बताया कि यूक्रेन ने केर्च में फिर सफल हमला किया, इस बार क्षेत्र के एक रेल हब के खिलाफ जो रूस के क्रीमिया लॉजिस्टिकल नेटवर्क का हिस्सा है। उस हमले ने केर्च ब्रिज के पास रेल हब में आग लगा दी। फिर से संदेश भेजा गया है, आग धीरे धीरे करीब आ रही है, हमले भी। अभी निकल जाओ, नहीं तो खुद पुल ही निशाना बन जाएगा। ये सब रुकने वाला नहीं है। कुछ लोग यूक्रेन की नैतिकता पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जरूरी है दोहराना कि यूक्रेन सीधे नागरिकों पर हमला नहीं कर रहा।
ये पुतिन की रणनीति है, यूक्रेन की नहीं। बल्कि यूक्रेन यह उजागर कर रहा है कि पुतिन ने रूसी जनता को क्रीमिया को एक लग्जरी डेस्टिनेशन के रूप में बेचने की जो कोशिश की है, वह इस सच्चाई को छुपाने का प्रयास है कि रूस ने क्रीमिया को एक विशाल सैन्य अड्डे में बदल दिया है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। यह सिर्फ आक्रामकता के एक और हथियार पर वैधता की एक परख चढ़ाने जैसा है। यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइलो फेडोरोव इस पर जोर देते हैं, क्राइमिया अब रूसियों के लिए सैन्य अड्डा है, जिससे वे हमारे दक्षिणी क्षेत्र पर कब्जा और पूर्व में सेना भेज सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि यूक्रेन अभी क्राइमिया को क्यों निशाना बना रहा है। यह प्रायद्वीप मासूम इलाका नहीं है। यहाँ ईंधन की कमी और बिजली कटौती आम है। बेशक लाखों रूसी कब्जाधारी ये दर्द महसूस कर रहे हैं। क्रीमिया को यूक्रेन पर शुरुआती आक्रमण के लिए लॉन्चिंग पैड बनाया गया था, ये कभी न भूलें। रूस अब भी इसे यूक्रेन की मुख्य भूमि में सप्लाई भेजने के लिए रसद केंद्र की तरह इस्तेमाल कर रहा है और अनुमान है कि वहां करीब 50,000 सैनिक हैं। क्रीमिया पर रूस के कब्जे में कुछ भी मासूम नहीं है। यूक्रेन ने ये सच दिखाया और अपनी बढ़त आगे बढ़ा रहा है। कर्च में जो हुआ वो बड़े अभियान का हिस्सा है। यूक्रेन साफ कर रहा है कि क्रीमिया के लिए कुछ बड़ा आने वाला है, जिसे रूस नहीं संभाल पाएगा। कह सकते हैं कि कुछ बड़ा पहले ही आ गया है। अल जजीरा के अनुसार यूक्रेन की महीनों की मेहनत से क्रीमिया अब अलग थलग पड़ गया है। आउटलेट के अनुसार यूक्रेन के पास प्रायद्वीप पर फायर कंट्रोल है। इससे यूक्रेन को क्रीमिया के बिजली और ईंधन संकट को और बढ़ाने की अनुमति मिलती है। कठपुतली अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। पुतिन मास्को से मदद भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर नाकाम रहते हैं। अधिकारी सामान्य स्थिति लौटने की समय सारणी नहीं बना सकते। अब यही क्रीमिया की नई सामान्य स्थिति है। क्रीमिया पर हमलों के अलावा यूक्रेन ने वहां के पानी में जहाजों पर हमले कर उन समस्याओं को और बढ़ा दिया है जो उसने पैदा की है। क्रीमिया को चलाए रखने वाला छाया बेड़ा डूब रहा है। ब्रॉडी के अनुसार 13 जुलाई तक रूस की सप्लाई ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहे शेडो फ्लीट के टैंकर, सप्लाई शिप्स और फेरिस पर रोज हमलों के कारण केर्च जलडमरू मध्य से आवाजाही लगभग बंद हो गई थी। 16 जुलाई तक यूक्रेन ने आजोव सागर और काला सागर में 147 टैंकरों पर हमला किया था। इनमें 117 फीडर टैंकर थे जो क्रीमिया तक ईंधन पहुंचाते हैं। ये हमले यूक्रेनी मुख्य भूमि पर चल रहे उस लॉजिस्टिक नाकाबंदी अभियान का हिस्सा है, जिसमें जमीनी रास्तों से क्रीमिया तक सामान और ईंधन ले जाने वाली सड़कों, पुलों और ट्रकों को निशाना बनाया जा रहा है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो गया है और क्रीमिया में बिजली कटौती पहले से ज्यादा लंबी हो रही है और पहले से कहीं बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है। और इन सब के चलते पुतिन के सामने दोहरी समस्या खड़ी हो गई है। अब क्रीमिया का गढ़ रूस की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है। केर्च में बिजली कटौती क्रीमिया को कमजोर कर रही बीमारी का सिर्फ एक लक्षण है। सैन्यीकरण और रूस के साथ आर्थिक एकीकरण से क्रीमिया को अजेय होने का भ्रम हुआ। अब ये रूस के लिए धन की खाई बन गया है। पुतिन सिर्फ प्रायद्वीप में ईंधन, सैनिक और उपकरण भेजने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपूर्तियां पहुंचती भी हैं तो वे अलग थलग पड़ जाती हैं और यूक्रेन हमला करता है। रूस ज्यादा पैसा खर्च कर फिर आपूर्ति भेजता है, जिस पर यूक्रेन फिर हमला करता है। अरबों की रकम क्रीमिया में खर्च होने के बावजूद ये यूक्रेन का सबसे कमजोर कब्जा क्षेत्र है। एक युद्ध जो क्रीमिया से शुरू हुआ था वह इसी प्रायद्वीप पर खत्म होगा। और पुतिन की दूसरी समस्या उनकी विश्वसनीयता है। हम पहले ही इस पर बात कर चुके हैं। पुतिन को महान रक्षक कहा जाता है। 2014 से उन्होंने रूसियों से कहा कि क्रीमिया उनका है और यूक्रेन कुछ नहीं कर सकता। अब हम कर्च और प्रायद्वीप के आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं उससे ये साबित हो गया है कि वो झूठे हैं। जेसन कोरकोरन ने 16 जुलाई को मॉस्को टाइम्स के लिए राय लेख में कहा, यूक्रेन ने शायद वो बात पहचान ली है जो पश्चिम ने शुरू में नहीं देखी थी। पुतिन को कमजोर करने के लिए उसे जरूरी नहीं कि कल ही क्रीमिया को आजाद कराना पड़े। अगर वो लगातार प्रायद्वीप पर कब्जा बनाए रखने की सैन्य और आर्थिक लागत बढ़ा सके, साथ ही इसे रूस के शोकेस रिसोर्ट के रूप में इसकी आकर्षण को खत्म कर सके, तो क्रीमिया एक संपत्ति नहीं रह जाता बल्कि एक बोझ बन जाता है। ईंधन की कमी, रद्द छुट्टियां और क्षतिग्रस्त डिपो 2014 में पुतिन ने रूसियों को जो छवि बेची थी को धीरे धीरे कमजोर करते हैं। और यही तो असली बात है। कब्जा करने वालों को जो बस बिजली कटने और पंप सूखने को देख सकते हैं, झूठे वादे बेचे गए हैं। अब वे उन झूठों की असलियत समझ सकते हैं जो पुतिन ने उन्हें बताए थे। वे प्रतिशोध के डर से इसे सार्वजनिक रूप से न भी माने, लेकिन इसे नकारा नहीं जा सकता। क्रीमिया पुतिन के ताज का गहना था। अब ये रूसी नेता के लिए फंदा बन गया है और वो उस फंदे को रूस की असली कमजोरी उजागर किए बिना नहीं हटा सकते। जहां तक केर्च की बात है, वहां बिजली गुल है और हमले लगातार जारी है। पुल तब तक खड़ा है जब तक यूक्रेन चाहे। बड़ा सवाल है, यूक्रेन कब तक
कब्जाधारियों को भागने देता रहेगा। पुतिन का प्रतीकवाद बस एक हद तक ही असरदार है। केर्च पुल को ब्लॉक करना केवल और अधिक गुस्सा बढ़ाएगा, जैसा रूस ने हमलों के बाद किया। क्रीमिया में अफरा तफरी है और यही आज़ादी की कुंजी है। ये वही पहियों वाला शिकारी है जिसे पोलैंड ने यूक्रेन को दिया और रूसी गनर्स नफरत करते हैं लेकिन शायद ही मार पाते हैं। ये खतरनाक है, रफ्तार के लिए बनाया गया है और इसे गिराना मुश्किल है, लेकिन इसकी चुनौतियां भी हैं। आज हम जानेंगे कि असल में ये क्या है और यूक्रेन के पास कितनी ऐसी मशीनें हैं। वारसो और कीव की साझेदारी अब किस दिशा में बढ़ रही है? जिस वाहन की चर्चा है वो केटियो रोसोमाग है और ये नाम सचमुच उस पर जचता है। पोलिश में रोसोमाग का मतलब वुल्वरीन होता है और जिस तरह वो जानवर है वैसे ही ये वाहन भी युद्ध के मैदान में दूसरे बड़े शिकारी वाहनों से छोटा है, लेकिन इसे मजबूत, तेज और लगभग अजेय बनाया गया है। तकनीकी रूप से देखें तो रोसोमाग एक 8 पहियों वाला बख्तरबंद कर्मी वाहन है जो फिनलैंड के पैक्ट्रिया AMV से लिया गया है। इसका डिजाइन उतना नया नहीं है जितना लोग सोचते हैं। पोलैंड ने अपने नए पहिएदार ट्रांसपोर्टर की मुख्य आवश्यकता है 1990 के दशक के मध्य में ही तय कर ली थी। 1999 में इन्हें अंतिम रूप दिया गया था और 2004 तक पहली प्री सीरीज गाड़ियां उत्पादन लाइन से आने लगी। इनमें फिनिश प्रोटोटाइप्स की तुलना में संकरी बॉडी और बड़े प्रोपेलर थे। मई में पोलिश सेना के लिए पहली 2 गाड़ियां गत्तिनिया पहुंची, कर रेट लगे और जून के समारोह में उन्हें आधिकारिक नाम मिला। तब से पोलैंड ने इन वाहनों के 16 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में 1000 से ज्यादा यूनिट्स का ऑर्डर दिया है। इसमें ट्रूप कैरियर, कमांड पोस्ट और राक सेल्फ प्रोपेल्ड मोटर सिस्टम शामिल है, जिनका आगे जिक्र होगा। इसने अफगानिस्तान में पोलिश सैनिकों के साथ पहली बार युद्ध में हिस्सा लिया, जहां एक वाहन के फ्रंटल आर्मर पर सीधे RPG का वार हुआ पर गोला अंदर नहीं घुसा। ये घटना कई बार हुई। अगले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान में पोलिश रोसोमाक्स ने कई हमले झेले और भले ही ये वाहन अजेय नहीं था, उस युद्ध रिकॉर्ड ने पोलिश सेना को भरोसा दिलाया कि डिजाइन मजबूत है और निवेश जारी रखा जाए। ये युद्ध अनुभव अहम है क्योंकि डोनबास और खार्किव के यूक्रेनी सैनिक इसके साथ जो कुछ अब झेल रहे हैं वो सीधे उन्हीं सबकों पर आधारित है जो पोलिश सैनिकों ने 1.5 दशक पहले अपने खून से सीखे थे। आइए उस संख्या से शुरू करें जिससे एपिसोड का शीर्षक जुड़ा है। कागज पर रोसोमाग की अधिकतम गति 100 किलोमीटर घंटा है। यह आंकड़ा पोलिश और यूक्रेनी स्रोतों में बार बार आता है। ये संख्या इसे युद्ध क्षेत्र के बाकी ट्रैक किए गए वाहनों से अलग बनाती है, क्योंकि ट्रैक वाले वाहन पक्की सड़क पर तेज नहीं चल सकते। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि ये जानकारी सीधे 44वीं अलग मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के इन वाहनों के चालक दल से मिली है। गनों ने कहा उसे लगता है ये वाहन करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है, लेकिन हम इसकी पुष्टि आधिकारिक स्पेसिफिकेशन शीट से नहीं कर सके। हम इसे एक सैनिक की अनुमानित राय मान रहे हैं, न कि कोई पक्की संख्या। लेकिन चाहे ये 100 हो या 120, हम एक पहिएदार कॉम्बैट वाहन की बात कर रहे हैं जो लगभग हर चीज से तेज है। यही रफ्तार वजह है कि रूसी गनर इसे निशाना बनाने से पहले ही खो देते हैं। वजन की बात करें, हम बेस कॉन्फ़िगरेशन में लगभग 22 टन की बात कर रहे हैं, जो कि आर्मर पैकेज के हिसाब से 25 या 26 टन तक बढ़ जाता है। इसे एक डीजल इंजन से ताकत मिलती है जो लगभग 480 से 490 हॉर्स पावर देता है। इसमें इतना टॉर्क है कि ये भारी वजन को खड़ी चढ़ाई और कठिन रास्तों पर भी आसानी से चला सकता है, जिसे यूक्रेनी क्रूज हमेशा सराहते हैं। एक ड्राइवर जिनसे हमने बात की, जो पहले नेक्स्ट जेन TT8 हॉलैंड ट्रैक्टर चलाते थे, उनके लिए ये बदलाव चौंकाने वाला था। उन्होंने न सेना में सेवा की थी, न कभी IFV छुआ था। उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जाना पहचाना था, बस वाहन के आकार और दाईं ओर के ब्लाइंड स्पॉट से तालमेल बैठाना बड़ा बदलाव था। ये छोटी बात है, लेकिन प्लेटफॉर्म के डिजाइन के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये इतना सहज है कि जिन सैनिकों के पास पहले से कोई बख्तरबंद वाहनों का अनुभव नहीं है, उन्हें कुछ हफ्तों में ही काम करने लायक दक्षता तक लाया जा सकता है, महीनों में नहीं। रेंज इसकी एक और मजबूत खासियत है। स्रोत के अनुसार हम ईंधन के एक टैंक में 700 से 800 किलोमीटर के आंकड़े देख रहे हैं। यूक्रेनी यूनिट्स मोर्चे के लंबे हिस्सों में बिना बार बार ईंधन भरने की रसद की चिंता किए अपनी स्थिति बदल सकती हैं। जबरदस्त रोड स्पीड के साथ ये वाहन तेज चलने, हमला करने और तुरंत जगह बदलने के लिए बना है, ताकि काउंटर बैटरी फायर शुरू होने या कोई ड्रोन ऑपरेटर इसकी लोकेशन पकड़ने से पहले ये जगह बदल सके। अब जानते हैं कि ये वाहन कैसे नुकसान पहुंचाता है।
यूक्रेनी रोसोमैक्स पर आमतौर पर इटली में डिजाइन किया हिटफिस्ट T-स्पीड टर्रेट लगाया जाता है। ये 2 लोगों का टर्रेट है। 30 मिलीमीटर ऑटोमेटिक तोप के चारों ओर बना है, जिसे यूक्रेनी क्रू तेज, सटीक और डरावना मानते हैं। एक गनर की सीधी रिपोर्ट के अनुसार ये 1 मिनट में 200 राउंड फायर कर सकता है और टर्रेट के अंदर ये लगभग उम्मीद से कहीं ज्यादा शांत रहता है। बाहर उन्होंने कहा, कहानी पूरी तरह अलग है। ये तो प्रोग्रामेबल एयर बर्स्ट गोला बारूद फायर कर सकती है, जो खुले में सैनिकों, हल्के वाहनों और कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टरों के खिलाफ असरदार है। और पास के तेज खतरों के लिए इसमें 7.62 मिमी मशीन गन भी है। इसमें एक और दिलचस्प चीज है जो अक्सर स्प्रेडशीट्स में नहीं दिखती। टॉरेट में गोला बारूद एक ही साझा बेल्ट से नहीं, 2 अलग अलग फीट से आता है। इसका मतलब है कि चालक दल एक तरफ हाई एक्सप्लोसिव राउंड्स और दूसरी तरफ आर्मर पियर्सिंग राउंड्स लोड कर सकता है और सामने आने वाले लक्ष्य के हिसाब से तुरंत उनके बीच स्विच कर सकता है। ना तो बेल्ट के घूमने का इंतजार करना पड़ता है, ना ही मुठभेड़ के बीच में दोबारा लोड करने में झंझट होती है। अगर कोई रूसी दस्ते खुले में नजर आते हैं तो उन पर हाई एक्सप्लोसिव से हमला किया जाता है। अगर कुछ सेकंड बाद कोई हल्के कवच वाला वाहन दिखता है तो तुरंत आर्मर पियर्सिंग पर स्विच कर लेते हैं। ऐसा लचीलापन ही वो चीज है जो घात लगाकर किए गए हमले को एक तरफा मुठभेड़ में बदल देता है। ध्यान दें कि हिटफिस्ट T-स्पीड टर्रेट इस प्लेटफॉर्म का सबसे नया विकल्प नहीं है। पोलैंड ने पहले ही अपना मानव रहित टर्रेट ZSSW-30 विकसित कर लिया है, जो चालक दल को पूरी तरह से टर्रेट से हटा देता है और उन्हें पूरी तरह से बख्तरबंद ढांचे के अंदर स्थानांतरित कर देता है। ये चालक दल की जीवित रहने की संभावना को काफी हद तक बढ़ा देगा और तोप की सर्विसिंग बिना किसी के वाहन के ऊपर आए की जा सकेगी। उस टर्रेट में 30 मिमी टोप स्पाइक LR एंटी टैंक मिसाइलों के साथ जोड़ी गई है और इसे ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगर कोई ड्रोन या टुकड़ा मिसाइल सक्रिय करे, इसलिए विस्फोट को चालक दल के डिब्बे के बाहर निर्देशित किया जाता है। पोलैंड ने कई दर्जन स्टैंडर्ड रोसोमार्क्स को इस टर्रेट से लैस करने के अनुबंध पहले ही किए हैं। करीब 100 नए रोसोमार्क L वेरिएंट्स में भी ये टर्रेट लगाया जाएगा, लेकिन अब तक ये हार्डवेयर यूक्रेन में नहीं देखा गया है, कम से कम हमारी पुष्टि के अनुसार। ये स्पष्ट है कि ये वाहन परिवार किस दिशा में बढ़ रहा है। संभव है कि वही बिना चालक टर्रेट तकनीक पूर्व में भी पहुंच जाए। सुरक्षा के लिहाज से रोसोमार्क टैंक बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरी तरह से असहाय है। इसका फ्रंटल आर्मर 14.5 मिमी की हैवी मशीन गन की गोलियों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है और इसके किनारे 7.62 मिमी राइफल फायर झेलने के लिए बनाए गए हैं। कुछ कॉन्फ़िगरेशन में भारी बाहरी बख्तरबंद पैकेज जोड़ा जाता है, जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से सुरक्षा बढ़ाता है। ये अपग्रेडेड किट्स खास तौर पर उन वाहनों के लिए बनाई गई थी जो पोलैंड ने 2000 के दशक में अफगानिस्तान भेजे थे। वाहन को हुल के नीचे होने वाले 6 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट को भी सहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध अब सड़कों में बारूदी सुरंगों और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव से लड़ा जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। ओपन सोर्स ट्रैकिंग प्रोजेक्ट ऑरिक्स ने युद्ध के दौरान यूक्रेनी रोसोमार्क्स की कई पुष्ट क्षतियां दर्ज की हैं। विकिपीडिया के अनुसार हालिया आंकड़ों में कम से कम 6 नष्ट और 1 क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख है। इसलिए ये कोई चमत्कारी वाहन नहीं है और इसमें लड़ने वाला कोई भी इसे अजय नहीं मानता। लगभग हर रिपोर्ट में, चाहे वो क्रू मेंबर की हो या ओपन सोर्स रिपोर्टिंग की, जो बात सबसे अलग नजर आती है वो ये है कि इन वाहनों में से कितने हमलों के बाद भी बच जाते हैं। ऐसे हमले जो कम सुरक्षा वाले किसी वाहन के लिए घातक साबित होते। एक क्रू ने बताया कि उन पर रूसी लैंडसेट ड्रोन से बार बार हमला हुआ, कभी कभी मोर्चे से पीछे खड़े होने पर भी। इन वाहनों ने नुकसान झेला, फिर भी बच गए। क्रू सदस्य सुरक्षित बाहर निकल आए। मशीनों को मरम्मत डिपो में भेजा गया और फिर उन्हें दोबारा सेवा में लगाया गया। यही टिकाऊपन यूक्रेनी यूनिट्स द्वारा इनकी बार बार मांग का मुख्य कारण है, जो कागज पर लिखी किसी भी विशेषता से बढ़कर है। अगर कोई कमजोरी है जिस पर ध्यान देना चाहिए तो वो कीचड़ है। क्रू मेंबर्स ने सुझाव दिया है कि ये गाड़ी गहरे कीचड़ में अच्छा प्रदर्शन नहीं करती जब तक कि वे वाहन की सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके टायर का दबाव कम ना कर दें, ताकि पकड़ बेहतर हो सके। अगर टायर खराब हो जाएं और वाहन को रन फ्लैट इंसर्ट्स पर चलना पड़े तो ये मरम्मत से पहले सिर्फ 20 किलोमीटर तक ही चल सकता है। इसका मतलब है कि कमांडरों को अभी भी रास्तों और रिकवरी विकल्पों पर सोच विचार करना होता है, जो खुले मैदानों और बार के मैदानों में जंग में बड़ी सामरिक बाधा बन सकता है। फिर इसकी कथित उभयचर क्षमता की बात आती है। रोसोमार्क के प्रोपेलर और फोल्डिंग बो वेंस से 10 किलोमीटर बर घंटा की रफ्तार से पानी पार करने में सक्षम बनाते हैं। ये कागज पर काफी प्रभावशाली है,
यूक्रेनी क्रू इसे युद्ध में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देते। उपलब्ध रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेनी बलों ने इस युद्ध में तैरने की क्षमता का संचालनात्मक रूप से उपयोग नहीं किया है। वाहन को पानी में एक निर्धारित जल रेखा तक डूबना चाहिए और अच्छी तरह तैरना चाहिए, लेकिन गोलाबारी के दौरान नदी में जा पड़ने का व्यावहारिक जोखिम इसके लाभ से कहीं अधिक लगता है। इसे सीखने की एक चुनौती भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक क्रू सदस्य ने बताया कि सिर्फ पीछे के सैनिक दरवाजों को ठीक से चलाना सीखना, ताले को संरेखित करना और लॉकिंग को सही क्रम में करना, ये सब स्वाभाविक बनने से पहले कई दिनों की समर्पित प्रैक्टिस में लगा और केवल बुनियादी तैयारी के बाद ही क्रू को असली टर्रेट सिस्टम सीखने के लिए आगे बढ़ाया गया। अगर क्रू के दरवाजे जाम या क्षतिग्रस्त हों, तो छत पर बने हैच से पीछे के 8 सैनिक बाहर निकल सकते हैं, जो डिजाइन की समझदारी भरी अतिरिक्त व्यवस्था है। लेकिन ये बात साफ कर देता है कि ये अब भी एक जटिल मशीन है जिसे पूरी तरह से सीखने में काफी समय लगता है, भले ही सैनिक इसे जल्दी सीखने के लिए कितने भी प्रेरित क्यों ना हो। याद है वो आम नागरिक जिसने कहा था कि कंट्रोल्स जाने पहचाने लगते हैं। अनजानी चीज है गाड़ी का भारी ढांचा और बड़े ब्लाइंड स्पॉट्स। कुछ मामलों में इससे पार पाने का तरीका सिर्फ बार बार ऑब्स्टिकल कोर्स और पैरेलल पार्किंग की प्रैक्टिस है। ये दिखाता है कि 2-3 साल पहले ट्रैक्टर या डिलीवरी ट्रक चलाने वाले लोग अब इस जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिन्हें अचानक नेटो स्टैंडर्ड बख्तरबंद वाहनों के कंट्रोल थमा दिए गए और उम्मीद थी कि वो जल्दी माहिर हो जाएं। लेकिन इससे पहले कि हम जाने कि इन वाहनों का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और अपडेट्स और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी सारी जानकारी मिलती रहे। हम रोजाना वीडियो पोस्ट करते हैं जिनमें स्पेसिफिकेशंस, रणनीतियां, रोजमर्रा की घटनाएं और युद्ध में असल में क्या हो रहा है इसकी गहराई से विश्लेषण शामिल होती है। सामरिक रूप से यूक्रेनी रोसोमा क्रूज का उपयोग सीधे हमला करने के बजाय स्टैंड ऑफ स्ट्राइक और तेज घात के लिए किया जा रहा है। उन्हें निर्देशांक मिलते हैं और वे पोजीशन में पहुंचते हैं। वे 200 राउंड प्रति मिनट की तोप से इन्फेंट्री पोजीशनों या किलेबंद इमारतों पर हमला कर रूसी तोपखाने या ड्रोन के जवाब से पहले हट जाते हैं। एक क्रू ने बताया कि वोवचांस्क के पास लगभग 400 मीटर तक नजदीक जाकर उन्होंने नदी पार करने के लिए बने ब्रिज हेड को साफ करने में मदद की ताकि यूक्रेनी पैदल सेना वहां से पार कर सके। और एक और मुठभेड़ में वे लगभग 150 मीटर की दूरी तक एक 2 मंजिला इमारत के पास पहुंच गए जिसमें रूसी सैनिक छिपे हुए थे और उस इमारत को तबाह कर दिया ताकि यूक्रेनी सेना की वापसी को कवर किया जा सके। सीधे युद्ध के अलावा इन वाहनों का इस्तेमाल सेना के इंजीनियरों को रात में नदी पार करने के पुल बनाने में सहायता देने के लिए भी किया गया है, जिसमें वे कर्मियों और उपकरणों को ले जाते हैं और गोलाबारी के दौरान घायल सैनिकों को निकालने के लिए भी इनका उपयोग किया गया है। ये दिखाता है कि थिएटर में पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म कितना उपयोगी है। अब सवाल है, यूक्रेन में ऐसे कितने वाहन हैं जो ये भूमिका निभा रहे हैं? पोलैंड सरकार ने अप्रैल 2023 में बताया था कि उसने यूक्रेन को 200 KTO रोसोमाक्स दिए हैं और ये संख्या बार बार सामने आती है, जिससे लगता है कि कम से कम इतने वाहन वहां हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की 21वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड पहली यूनिट थी जिसे 2023 की गर्मियों में ये वाहन मिलने शुरू हुए थे। 44वीं स्वतंत्र मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, जिसका एक मीडिया संस्थान ने साक्षात्कार लिया था, अब इन्हें चला रही है, जिससे पता चलता है कि यूक्रेन की कई यूनिट्स में इन वाहनों का अच्छा खासा बेड़ा है। तो अब यहाँ से ये साझेदारी कहाँ जाती है? यहीं से चीजें वाकई में दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि पोलैंड और यूक्रेन अब सिर्फ एक सीधा दाता और प्राप्तकर्ता संबंध नहीं रख रहे हैं, बल्कि वे अब असल में हथियार बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। फरवरी 2026 में पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कीव में एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों ने हथियारों और गोला बारूद के संयुक्त उत्पादन पर पोलैंड और यूक्रेन दोनों की सुविधाओं में शुरुआती ध्यान ड्रोन पर रखते हुए सहमति जताई। टस्क ने इसे तकनीक हस्तांतरण की बाधाएं दूर करने की कई महीनों की मेहनत का नतीजा बताया और दोनों पक्षों ने इसे प्रतीकात्मक नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई वाली पहल बताया। हम देख रहे हैं कि यह विशिष्ट कार्यक्रमों में बदल रहा है। यूक्रेन की बोहदाना सेल्फ प्रोपेल्ड 155 मिमी हॉवित्जर देश की स्वदेशी तोपखाने की असली सफलताओं में से एक है। अब इसका उत्पादन पोलैंड में पोनर वाडोविचे और यूक्रेन की क्रामाटोर्स्क हैवी मशीन टूल बिल्डिंग प्लांट के संयुक्त उद्यम से होगा। पोलिश साझेदार के पास 51% नियंत्रण होगा। योजना है कि यूक्रेनी तोपखाने प्रणाली को पोलैंड की जरूरत के अनुसार चेसिस पर लगाया जाएगा, जिससे वार्सो अपने पुराने चेकोस्लोवाकियाई डिजाइन के डाना हॉवित्जर को बदल सकेगा। साथ ही यूक्रेन को पहली बार अपने देश में डिजाइन किए गए हथियार प्रणाली के लिए एक असली विदेशी ग्राहक मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि इसका मतलब है कि युद्ध के मैदान में परखी गई यूक्रेनी इंजीनियरिंग अब केवल एक तरफा नहीं बल्कि नाटो देश के अपने शस्त्रागार में भी शामिल होने लगी है। ये बिल्ड विद यूक्रेन ढांचे के तहत है, जिसकी शुरुआत 2025 के मध्य में हुई थी
और संयुक्त उपक्रमों के लिए बनाया गया है, जिसमें यूक्रेन अग्रिम पंक्ति की विशेषज्ञता देता है ड्रोन इंटरसेप्टर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में, जबकि पोलैंड जैसे यूरोपीय साझेदार पूंजी, फैक्ट्री स्पेस और EU बाजार में बेचने के प्रमाण पत्र लाते हैं। इस मॉडल के तहत यूक्रेनी कंपनियों को यूरोपीय बाजारों में जगह मिलती है, जहां वे आमतौर पर प्रवेश करने में कठिनाई महसूस करती थीं, जबकि पोलैंड को युद्ध में आजमाई गई इंजीनियरिंग तक पहुंच मिलती है, जिसे विकसित करने में 3 साल की पूर्ण युद्ध की स्थिति लगी। उन्हें खुद उन युद्ध क्षेत्र परीक्षणों को करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ खास अंतर सरकारी समझौतों पर प्रगति उम्मीद से धीमी रही है। पोलैंड और यूक्रेन के रक्षा मंत्रियों ने अपने संबंधों को मजबूत करने की व्यापक घोषणा सितंबर 2025 में ही की थी, लेकिन दिशा बिल्कुल स्पष्ट है और इसे असली धन से समर्थन मिल रहा है। पोलैंड यूरोपीय संघ के नए सेफ डिफेंस लोन प्रोग्राम का सबसे बड़ा लाभार्थी है। फंडिंग का बड़ा हिस्सा यूक्रेन के साथ संयुक्त परियोजनाओं के लिए है, जिसमें ड्रोन, काउंटर ड्रोन तकनीक, AI और लंबी दूरी के सटीक गोला बारूद शामिल हैं। यूक्रेन की ओर से यूक्रेन पर्ल प्रोग्राम में पोलैंड की लगातार भागीदारी पर भी भरोसा कर रहा है, जो पश्चिमी फंडिंग से हथियार खरीदकर नाटो के जरिए यूक्रेन भेजता है और वहां की वायु रक्षा को सुसज्जित रखता है। हम इस मामले की बड़ी तस्वीर समझते हैं। पोलैंड यूक्रेन को सिर्फ अच्छे पड़ोसी के नाते हथियार नहीं दे रहा, ये साथ ही साथ अपनी खुद की सेना को भी बना रहा है। जैसा कि उसके नेता खुले तौर पर कहते हैं कि वे यूरोप की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित सैन्य शक्ति बनना चाहते हैं। पोलैंड का 2026 के लिए रक्षा खर्च लगभग GDP का 4.8% निर्धारित किया गया है। ये किसी भी नेटो सदस्य देश में सबसे ज्यादा अनुपात है, यानी एक साल में लगभग $55 अरब रक्षा पर खर्च हो रहे हैं। ये नाटो देशों में सेना पर GDP का सबसे बड़ा हिस्सा खर्च करता है, जो बाल्टिक देशों, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और UK से भी आगे है। प्रधानमंत्री टुस्क ने कहा कि पोलैंड के पास क्षेत्र की सबसे बड़ी सेना, सबसे तेज आर्थिक विकास और सबसे ज्यादा निवेश होगा। और रक्षा मंत्री व्लादिस्लाव कोसियुन्याक कामिश ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पोलैंड महाद्वीप की सबसे संगठित और सुसज्जित सेना बनाएगा। ये खर्च सिर्फ गोदामों में पड़े हार्डवेयर पर नहीं हो रहा है। पोलैंड अब ये भी बदल रहा है कि कितने लोग सेवा करेंगे। सरकार ने भर्ती उम्र के पुरुषों, महिलाओं और 50 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को सैकड़ों हजार मेडिकल कमीशन नोटिस भेजे हैं। उन्हें सैन्य प्रणाली में पंजीकृत किया जा रहा है, भले ही तुरंत बुलावा ना मिले। एक सर्वेक्षण के अनुसार पोलिश लोग भर्ती के अधिक पक्ष में हैं। 2022 में सर्वेक्षणों में दिखाया गया कि केवल 35.7% लोग पुरुषों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा को फिर से शुरू करने के पक्ष में थे, जबकि 2026 के सर्वेक्षण में लगभग 52% उत्तरदाता सैन्य सेवा के समर्थन में थे। 31% लोग इसका पूरी तरह समर्थन कर रहे थे। इसी समय पोलैंड अपनी औद्योगिक आत्मनिर्भरता में ऐसा निवेश कर रहा है जो सिर्फ विदेशी हार्डवेयर खरीदने से कहीं आगे है। पॉलिश आर्मामेंट्स ग्रुप ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत देश में एक सुविधा बनाई जाएगी जो अमेरिका के एब्रम्स टैंकों को शक्ति देने वाले गैस टरबाइन इंजनों की मरम्मत करने में सक्षम होगी। इसका मतलब है कि पोलैंड यूरोप में अकेला देश होगा जो इन इंजनों की मरम्मत कर सकेगा बिना उन्हें अमेरिका भेजे। पोलैंड ने अपने खुद के टोही उपग्रह भी कक्षा में भेजे हैं और वो अपने पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसका निर्माण 2028 में शुरू करने का लक्ष्य है। वित्त पोषण में पोलैंड यूरोपीय संघ के सेफ डिफेंस कार्यक्रम के तहत ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बना है और उसे लगभग 44 अरब यूरो मिलेंगे, लगभग $45 अरब, जो अब तक किसी भी सदस्य देश को मिली सबसे बड़ी राशि है। रोमानिया, फ्रांस और इटली से भी आगे। उस पैसे से खरीदे उपकरणों में से लगभग 2/3 यूरोपीय संघ, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र या यूक्रेनी आपूर्तिकर्ताओं से आना जरूरी है। पोलिश अधिकारियों ने कहा कि इसका बड़ा हिस्सा यूक्रेन के साथ संयुक्त कार्यक्रमों, ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम में निवेश में जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और लंबी दूरी की सटीक गोला बारूद। वहां तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि पोलैंड के राष्ट्रपति ने संप्रभुता संबंधी चिंताओं के चलते फंडिंग तंत्र के एक हिस्से को वीटो किया था और वार्सो को इसके परिणाम स्वरूप पैसे के प्रवाह की संरचना बदलनी पड़ी, जो ये याद दिलाता है कि यहाँ तक कि एक ऐसे देश के अंदर भी जो रक्षा पर इतनी आक्रामकता से आगे बढ़ रहा है, सब कुछ कैसे फंड किया जाए, इसकी राजनीति वास्तव में विवादित बनी हुई है। घरेलू खर्च में तेजी को सेफ लोन प्रोग्राम और F-35 लड़ाकू विमान
खरीद से जोड़ दें एब्रम्स टैंक और दक्षिण कोरिया के सिस्टम, जिनकी पोलैंड ने तेजी से और रुख किया है क्योंकि ये पश्चिमी आपूर्ति से तेज डिलीवरी दे सकते हैं। एक तेजी से बढ़ता घरेलू हथियार उद्योग अब यूक्रेन के साथ मिलकर हथियार बना रहा है। हम केवल कीव का समर्थन नहीं देख रहे, बल्कि नाटो के पूर्वी मोर्चे पर एक गंभीर सैन्य शक्ति का उभरना भी देख रहे हैं। एक शक्ति जिसका अपना पुनः शस्त्रीकरण और यूक्रेन के लिए समर्थन एक ही परियोजना के दो पहलू हैं। रूस ने एक छोटे से यूक्रेनी गांव पर कब्जा करने की कोशिश में 1500 से ज्यादा दिन बिता दिए हैं। टैंक, तोपें, ड्रोनों के झुंड, हजारों सैनिक, और फिर भी वो जीत नहीं पाया है। ये बस एक और असफल हमला है। ये उन सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक है कि रूस का आक्रमण कैसे भारी नुकसान और घटते लाभ का युद्ध बन गया है। सब कुछ झोंकने के बावजूद क्रेमलिन अब भी इस पर कब्जा नहीं कर सका है। जिस गांव की बात हो रही है उसका नाम माला मलाडोकमाचका है, और ये ऐसा स्थान नहीं है जो नक्शे पर खास दिखे। इसका क्षेत्रफल मुश्किल से 3 वर्ग मील यानी 8 वर्ग किलोमीटर है। हमले से पहले यहाँ 3000 से थोड़े ज्यादा लोग रहते थे। ये पोलोही जिले मध्य जापोरिजिया में है, जो जापोरिजिया से करीब 37 मील यानी 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ कोई प्रसिद्ध स्थल नहीं है। युद्ध से पहले ये अपनी ईंट फैक्ट्री के लिए जाना जाता था, जहां कई स्थानीय लोग काम करते थे। संक्षेप में, ये देश भर में फैली अनगिनत अन्य यूक्रेनी बस्तियों की तरह ही है, जिनमें से सैकड़ों को रूसी सेना ने सालों के दौरान कब्जे में ले लिया है। फिर भी ये जगह, जो पहली नजर में बिल्कुल साधारण लगती है, सैन्य इतिहास के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्थानों से तुलना की गई है। कार्थेज, कॉन्स्टेंटिनोपल, लेनिनग्राद, अलेक्जेंड्रिया, ट्रॉय, वर्दुन तक, क्योंकि रूस के लिए इसे कब्जा और नियंत्रित करना लगभग असंभव रहा है। टैंक, गोले, हमला दस्ते और बख्तरबंद कॉलम, क्रेमलिन की सेनाओं ने इस छोटे से स्थान पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन सब बेकार गया। आज तक ये यूक्रेन के नियंत्रण में है। ये कैसे और क्यों हुआ, इसे समझने के लिए हमें आक्रमण शुरू होने के बाद से गांव के सफर पर नजर डालनी होगी। मलाडोकमाचका ने रूसी सेना का कहर जल्दी महसूस किया। असल में ये गांव युद्ध के शुरुआती दिनों से ही लड़ाई की अग्रिम पंक्ति के करीब रहा है, जब क्रेमलिन की सेनाएं जापोरिजिया में घुस आईं और दर्जनों छोटे कस्बों और गांवों पर तेजी से कब्जा कर लिया, जो इतने बड़े पैमाने के हमले के लिए तैयार नहीं थे। उस वक्त मलाडोकमाचका भी रूस के कब्जे में गई बस्तियों की लंबी सूची में एक नाम बन गया था। ऐसा लग रहा था कि पुतिन को वही मिलेगा जो वो चाहते हैं, और उनकी तथाकथित विशेष सैन्य कार्रवाई निर्विवाद रूप से सफल साबित होगी। लेकिन इसके बाद के हफ्तों में यूक्रेन ने हालात को संभालने में कामयाबी हासिल की। उसकी सेना और नागरिक उठ खड़े हुए और उन्होंने मुकाबला किया, हमलावरों को रोकते हुए रूसियों को पीछे धकेला और उन कई बस्तियों को फिर से अपने कब्जे में लिया जो उनसे बेरहमी से छीन ली गई थी, जिसमें मलाडोकमाचका भी शामिल है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जून 2022 तक रूसी गोलाबारी से गांव पर जबरदस्त तबाही हुई। युद्ध से पहले यह बस्ती छोटी थी, लेकिन बमबारी के बाद यहां बहुत कम बचा। वे घर और इमारतें जो दशकों से वहां खड़ी थीं और यूक्रेनी अकाल तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कब्जे जैसी त्रासदियां भी झेल चुकी थीं, अब मलबे में बदल गईं। मलाडोकमाचका परिषद भवन भी उनमें से एक था, और पास की जेल, जिसे युद्ध की शुरुआत में ही खाली करा लिया गया था, को भी गंभीर नुकसान पहुंचा। अपने घर को गोलाबारी में घिरा देख कई स्थानीय लोगों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा, और आबादी कुछ हजार से घटकर कुछ 100 लोगों तक रह गई। उनमें से कई या तो बुजुर्ग थे, या उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, या फिर वे बस उस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे जहां वे पले बड़े थे। कई लोगों की खुशहाल यादें उसी जगह से जुड़ी थीं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि गांव के लोग ज्यादातर समय गांव में ही बिताते थे, संगीत बजाते, गीत गाते, बाग बगीचों की देखभाल और पड़ोसियों से बातें करते। तब लग रहा था कि रूस के लिए मलाडोकमाचका पर फिर से कब्जा करना और उन शांतिपूर्ण खुशहाल कहानियों का अंत करना आसान होगा। और इतनी छोटी और गोलाबारी से लगभग तबाह हो जाने के बावजूद ये गांव अब भी क्रेमलिन की सेना के लिए रणनीतिक रूप से बहुत अहम था, क्योंकि ये TO 815 हाईवे के ठीक बगल में स्थित था, जो ओरिखिव और पोलोही को जोड़ने वाला अहम स्थानीय लॉजिस्टिक मार्ग था। अगर रूस मलाडोकमाचका पर कब्जा करता तो वो इसका इस्तेमाल क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रवेश द्वार शहर ओरिखिव की ओर बढ़ने के लिए कर सकता था, जिसका अंतिम लक्ष्य क्षेत्रीय राजधानी पर कब्जा करना है। जैसा कि दिमित्रो पेलिक, यूक्रेन की 118वीं सेपरेट मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के संचार प्रमुख, जिस ब्रिगेड ने 2023 से इस क्षेत्र की रक्षा की है, बताते हैं, मलाडोकमाचका ओरिखिव का दक्षिणी प्रवेश द्वार है।
अगर ये हरामी गांव में घुसकर ड्रोन यूनिट्स के साथ अपनी पकड़ मजबूत कर लें तो शहर की हालत और डरावनी हो जाएगी। दिन हफ्तों और हफ्ते महीनों में बदलते हैं, लेकिन रूस गांव पर कब्जा नहीं कर पाए। 2023 की वसंत तक ये जगह बर्बाद हो गई थी और अधिकतर घर तबाह थे। जहां पहले फूलों के बाग और सेब के पेड़ थे, अब वहां गड्ढे और सड़कों पर मलबा है। जिन लोगों ने वहां रहने का फैसला किया या जिनके पास कोई और विकल्प नहीं था, उन्हें लगातार गोलाबारी के खतरे के साथ जीना पड़ा और साथ ही अपने घरों के लिए साफ पानी या बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों के बिना भी जिंदा रहना पड़ा। उन्होंने दिन रात का अधिकतर समय तहखानों में छुप कर बिताया, लेकिन इलाके में उनकी रक्षा के लिए सैनिक थे। ड्रोन क्रू ने पुराने जेल और पास की अपार्टमेंट इमारतों में शरण ली, अपने मानव रहित हवाई वाहनों UAV को हवा में भेजकर आसपास के इलाके की निगरानी की और उन रूसी सैन्य संसाधनों और सैनिकों पर हमला किया जो ज्यादा करीब आने की हिम्मत करते थे। और 7 जून 2023 को यूक्रेन ने फैसला किया कि अब चीजों को अगले स्तर पर ले जाने का समय आ गया है। पश्चिमी हथियारों से लैस यूक्रेन की 47वीं असॉल्ट और 33वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने रूसियों को मला टोकमाचका से पीछे धकेलने और जापोरिजिया से बाहर निकालने के लिए बड़ा जवाबी हमला शुरू किया। दुर्भाग्यवश शुरुआत में उनकी रणनीति उनकी महत्वाकांक्षा के अनुरूप नहीं थी। शुरुआती प्रयास एक आपदा साबित हुआ। एक पूरा यूक्रेनी टैंक कॉलम गांव की सीमा के बाहर एक बारूदी सुरंग क्षेत्र को पार करने की कोशिश करते हुए एंटी टैंक मिसाइल हमले की चपेट में आ गया। कुल मिलाकर 25 वाहनों को नुकसान पहुंचा या नष्ट कर दिया गया, जिनमें 5 लेपर्ड, 2 टैंक भी शामिल थे। सैनिकों को अपने वाहन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और वे खुद को और अपने घायल साथियों को सुरक्षित स्थान तक घसीटते हुए बमुश्किल बच पाए। 3 लगातार दिनों तक यूक्रेन ने रूसियों को पीछे धकेलने की कोशिश की और असफल रहा। उन्हें भारी गोलाबारी का सामना करना पड़ा और हर बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उनके नुकसान की गंभीरता इतनी ज्यादा थी कि कई सैन्य विशेषज्ञों ने यूक्रेन की अपनी रक्षा करने की क्षमता पर गंभीर संदेह जताने शुरू कर दिए, भले ही उसे पश्चिमी देशों का समर्थन मिल रहा हो। हालांकि पिछले वर्षों ने दिखाया है कि यूक्रेन संदेह करने वालों को गलत साबित करने में माहिर है। शुरुआती निराशा के बाद सेनाओं ने रणनीति बदलकर खुद को संगठित किया और जल्द ही अच्छे नतीजे मिलने लगे। महीने के अंत तक ब्रिगेडियर जनरल ओलेक्सी रोमाओव ने बताया कि यूक्रेनी सेनाओं ने वहां करीब 2 मील क्षेत्र वापस लिया है। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कुछ तो था। और इसी के साथ स्थितिगत लड़ाई का एक लंबा दौर शुरू हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर वार किए, लेकिन कोई भी पक्ष ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका, न इधर न उधर। स्थिति गतिरोध में थी। रूसी सेनाएं मलाटोक माचका की ओर अलग अलग तरीकों से दबाव बनाती रहीं, लेकिन अपने कमांडरों की मांग के मुताबिक बड़ी बढ़त हासिल नहीं कर सकी। उन्होंने टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, UAV और सैनिकों की छोटी टुकड़ियां भेजने जैसी कई रणनीतियां अपनाई। कुछ काम नहीं आया, क्योंकि माला टोकमाचका में एक खासियत थी जो उसे यूक्रेन के अन्य गांवों से अलग करती थी। मां प्रकृति का अनोखा तोहफा, जिसने गांव की रक्षा आसान और इस पर कब्जा करना अन्य गांवों से ज्यादा मुश्किल बना दिया। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ठीक ठीक बताएं कि वो क्या था, अगर आप ऐसी ही जानकारी और पाना चाहते हैं तो मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ विस्तार से समझाते हैं। अब मलाटोक माचका की मजबूती का कारण भौगोलिक है और ये इतिहास के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण सैन्य सबकों में से एक से जुड़ा हुआ है। युद्ध के समय ऊंची जगह होना एक अनमोल लाभ होता है। गांव एक नीची घाटी में है, पर चारों ओर ऊंची जमीन है। इन ऊंचाइयों पर नियंत्रण से हर दिशा में कई मील दूर तक नजर आता है, जिससे ये इलाका रणनीतिक रूप से अहम बनता है। जो सेनाएं ऊंचाई पर हैं, उनके लिए दुश्मन की गतिविधियां देखना आसान है। रूस टैंक, सैनिक या मोटरसाइकिल भेजे, माला मलाटोक माचका के रक्षक उन्हें देख सकते हैं। वे उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकते हैं, उनकी स्थिति का सटीक पता लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं कि वे कुछ मिनट बाद कहां होंगे, और अपनी तोपखाने की टीमों और ड्रोन पायलटों पर भरोसा कर सकते हैं कि वे उन्हें तबाह कर देंगे। अपनी ऊंचाई के कारण वे हमेशा आगे रहते हैं और अचानक चौंका दिए जाने का लगभग कोई खतरा नहीं होता। इसके अलावा ये तथ्य कि वे इतने लंबे समय तक मलाटोक माचका की रक्षा करने में सक्षम रहे हैं, उन्हें कई रक्षा पंक्तियां स्थापित करने की अनुमति देता है। गांव के भीतर सबसे अच्छे छिपने के स्थान और घात लगाने की जगह ढूंढना, बस्ती के चारों ओर के खेतों में बारूदी सुरंगें बिछाना और रूसियों को उन स्पष्ट रास्तों पर ले जाना जो आसानी से देखे जा सकते हैं। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ये गांव पूरे 2023 में यूक्रेन के नियंत्रण में रहा, 2024 और 2025 में भी काफी आगे तक। लेकिन 2025 के अंतिम चरणों में कुछ ऐसा हुआ जिसने गांव की कहानी को एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाने की धमकी दी। ठीक 20 अक्टूबर को
रूस ने दबाव बढ़ाना शुरू किया। क्रेमलिन ने आदेश दिया था अग्रिम पंक्ति की सेनाओं को और आक्रामक होना था और जितना जल्दी हो सके, खासकर जापोरिजिया क्षेत्र में जितना अधिक क्षेत्र कब्जा कर सकें करना था। मॉस्को ने एक बड़ा मशीनीकृत काफिला भेजा जिसमें 4 टैंक, 12 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, 8 बख्तरबंद कर्मियों के वाहन और 2 टाइगर मोबिलिटी सहित कुल 26 बख्तरबंद वाहन थे। माला टोकमाचका को स्थायी रूप से कब्जे में लेने का प्रयास यूक्रेन के 2023 के शुरुआती जवाबी हमले जैसा असफल रहा, क्योंकि लगभग पूरा काफिला ड्रोन और तोपखाने से नष्ट हो गया। फुटेज में रूसी टैंकों और इन्फेंट्री वाहनों के जले ढांचे और उठता धुआं दिखा। यूक्रेन ने यह भी बताया कि इस हमले में 30 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए। और जब इसे गांव पर कब्जा करने के अन्य कई प्रयासों में हुई मौतों में जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है कि रूस ने इस छोटे से गांव को कब्जा करने की कोशिश में 2000 से ज्यादा जानें गंवा दी हैं, लेकिन फिर भी असफल रहा है। कई मायनों में ये बड़े संघर्ष का एक छोटा सा उदाहरण है। मोर्चे पर दूर दूर तक कई अन्य स्थानों पर भी रूस ने अपने लक्ष्यों को पाने के लिए टैंक, वाहन और बड़ी संख्या में सैनिकों को बेकार में झोंक दिया है, लेकिन बार बार यूक्रेन ने उन्हें रोकने के तरीके खोज लिए हैं। नतीजतन क्रेमलिन आज जीत के उतना ही करीब है जितना वह 2022 में था और वास्तव में कई क्षेत्रों में पीछे धकेला जा रहा है। साथ ही हर गुजरते महीने के साथ उसे और अधिक हताहतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी लगता है उसने सबक नहीं सीखा। मला टोकमाचका पर अक्टूबर में असफल हमले के बाद भी रूस के कमांडरों ने गांव खोने को स्वीकार नहीं किया और रास्ता खोजने की बजाय लगातार हमले करते रहे। समय बीतने के साथ वे टैंकों और बख्तरबंद वाहनों पर कम और छोटे हमलावर दलों पर ज्यादा निर्भर हुए, लेकिन ये तरीका सफल नहीं हुआ। रूस और नीचे गिरा और फिर अपनी पसंदीदा चाल झूठ बोलने लगा। 16 नवंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि गांव पूरी तरह मुक्त हो गया है। राज्य के स्वामित्व वाले टीवी चैनलों पर भी बोरिस रोजन जैसे कथित सैन्य विशेषज्ञों ने दावा किया कि सेना मला टोकमाचका की ओर बढ़त बना रही है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था और यूक्रेन के पास इसके सबूत थे। असल में देश की प्रमुख मीडिया एजेंसी यूनाइटेड 24 ने कई क्लिप्स इकट्ठा की जिनमें वही विशेषज्ञ मई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक हर महीने बिल्कुल वही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बार बार उसने कहा कि रूस मला टोकमाचका पर कब्जा करने से बस कुछ ही दिन दूर है। हर बार ये एक झूठ था। यूक्रेन ने 2025 के कठिन अंतिम महीनों में भी उस बस्ती पर नियंत्रण बनाए रखा और 2026 में भी बनाए हुए है। असल में हाल ही में गांव ने गस्सियों के कब्जे में गए बिना 1500 से अधिक दिन पूरे होने का उल्लेखनीय पड़ाव मनाया। जैसा कि यूनाइटेड 24 ने बताया, ये इस इतिहास की सबसे लंबी घेराबंदी के मामले में कार्थेज और लेनिनग्राद जैसे स्थानों से आगे रखता है। वे अन्य उदाहरण विशाल सुरक्षित शहर थे, लेकिन उनकी प्रसिद्ध घेराबंदियां भी इस छोटे गांव की लड़ाई से कम समय तक चली थीं। कम से कम फिलहाल के लिए इतिहास अभी भी यूक्रेन के इस छोटे से हिस्से में लिखा जा रहा है। उदाहरण के लिए 24 जून 2026 को यूक्रेनी दक्षिणी रक्षा बलों के प्रवक्ता व्लादिस्लाव वोलोशिन बताया गया कि रूस गांव के पास हमले कर रहा था, लेकिन फिर भी कोई खास प्रगति नहीं कर सका। पिछले हफ्ते दुश्मन ने लगातार कई दिनों तक मला टोकमाचका से यूक्रेन की रक्षा बलों को हटाने और बस्ती में घुसने की कोशिश की। ऐसा करने के लिए उन्होंने एक मौके पर हल्के मोटर वाहनों का इस्तेमाल करते हुए बड़े पैमाने पर हमला भी किया। अगले दिन दुश्मन ने फिर यूक्रेन की रक्षा बलों पर हमला किया, लेकिन 1 मीटर भी नहीं कब्जा सका और इस मोर्चे पर कोई बढ़त नहीं मिली। कुछ दिन पहले जून के अंत में एक पूरा प्लाटून जो 20 से ज्यादा मोटरसाइकिलों और 10 एटीवी पर सवार था, जिन पर हल लगे थे, उस बस्ती के चारों ओर बिछाई गई बारूदी सुरंगों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश की। उन्होंने यूक्रेन के ड्रोन झुंडों को निष्क्रिय करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का भी इस्तेमाल किया। वे पूरी तरह नाकाम रहे। यूक्रेनी रक्षकों ने हमलावर दस्ते का सफाया कर दिया। करीब 36 सैनिक मारे या घायल हुए, जबकि उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। अपनी कई नाकामियों के बावजूद वोलोशिन कहते हैं कि रूस गांव को निशाना बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन क्रेमलिन के लिए हमलों का आयोजन अब और मुश्किल हो गया है। उदाहरण के लिए बस्ती पर हमला करने के लिए सैनिकों को पास तक लाने के लिए रूसी कमांडरों को सबसे पहले अपने सैनिकों को उन इलाकों से ले जाना पड़ता है जिन्हें किल जोन कहा जाता है, जहां यूक्रेनी स्ट्राइक और बॉम्बर ड्रोन आसमान में गश्त करते हैं और अपने नजर में आने वाले किसी भी दुश्मन को खोजकर नष्ट कर देते हैं। तो हालांकि मला टोकमाचका के आसपास का इलाका अब भी मोर्चे का बहुत खतरनाक हिस्सा बना हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये रूस के लिए यूक्रेन की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक है। युद्ध शुरू होने के बाद से मॉस्को की सेना पर यह शायद सबसे करारा आरोप है। इसे दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति भी कहा जाता है। इसके पास दुनिया के बेहतरीन टैंक, अजय तोपखाना और भारी बम, गोला बारूद, ड्रोन व हथियारों का भंडार होना चाहिए था।
इसके पास सबसे मजबूत, अनुभवी और जांबाज फौजी होने चाहिए थे, जो मदर रशिया के लिए जान देने और देश की सेवा में हमेशा तैयार रहते हैं। फिर भी मला टोकमाचका पर कब्जा नहीं कर सकता, और ये कोई बड़ा शहर नहीं है, ये तो एक कस्बा भी नहीं है। इसे घेराबंदी झेलने के लिए नहीं बनाया गया था, इसे कुछ हजार लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण और सुखद घर के रूप में बनाया गया था। फिर भी ये एक असली किला बन गया है, जिसके बारे में रोम और यरूशलेम के साथ एक ही सांस में बात की जाती है। ये नहीं होना चाहिए था। ये हर तर्क को चुनौती देता है, ये बिल्कुल समझ से परे है, लेकिन सच्चाई है कि दुनिया की सबसे अधिक वित्त पोषित और सबसे बेहतर सुसज्जित सेनाओं में से एक छोटे गांव पर कब्जा नहीं कर सकी। इसने सिर्फ खुद को शर्मिंदा ही नहीं किया है, इसने उस लंबे समय से चली आ रही असीमित शक्ति के भ्रम को तोड़ दिया है, जिसे पुतिन ने इतने वर्षों में बनाया था। उसने बड़ी मेहनत से ये कहानी गढ़ी और फैलाई कि रूस से डरना चाहिए, और मॉस्को की ताकतवर युद्ध मशीन किसी भी विरोध को चीर फाड़ देगी जो उसके रास्ते में आने की हिम्मत करेगा। यही वही भ्रम था जिसने फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण शुरू करने पर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। दुनिया को लगा था कि ये युद्ध क्रेमलिन की सेनाओं के लिए आसान और जल्दी जीत होगी, लेकिन धीरे धीरे वो भ्रम टूट गया और रूस की असली कमजोरी की शर्मनाक हकीकत सामने आने लगी। रूस की ये कमजोरी सबसे साफ मला टोकमाचका में दिखती है, जहां यूक्रेन की 118वीं अलग मैकेनाइज्ड ब्रिगेड लगातार मोर्चे मजबूत कर रही है, अपनी जमीन की रक्षा कर रही है और एक के बाद एक रूसी हमलों का सामना कर रही है। यूक्रेन समय समय पर ऐसी रणनीति लाता है जो ऊपर से पागलपन जैसी लगती है, लेकिन जब उसे अमल में लाया जाता है तो वह कमाल कर जाती है। अभी हम उन रणनीतियों में से एक को काम करते हुए देख रहे हैं। यूक्रेन ने रूसी सैन्य मशीन की सबसे कमजोर कड़ी पहचान कर जोरदार हमला शुरू कर दिया है। ये तेल रिफाइनरी नहीं है, यहाँ तेल डिपो, टैंकर या सप्लाई ट्रकों पर हमला नहीं होगा। यूक्रेन ने रूस के डाक नेटवर्क को निशाना बनाया है और ऐसा करके यह सुनिश्चित करता है कि हर रूसी इतनी बुरी तरह से परेशान हो जाए कि वे पुतिन के खिलाफ हो जाए, क्योंकि उन्होंने ये पागलपन भरा हमला शुरू किया। सब कुछ एक शब्द पर टिकता है, वाइल्ड बेरीज, जिसे अक्सर रूस के अमेज़न के रूप में जाना जाता है। वाइल्ड बेरीज रूस की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कड़ी है और जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे, यह उसकी सेना के लिए भी अहम है। ये कंपनी बहुत बड़ी है, अब इसकी कीमत 12 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। वाइल्ड बेरीज हर दिन लगभग 4 मिलियन डिलीवरी करती है, जो सालाना मिलाकर लगभग 1.46 अरब डिलीवरी हो जाती है, और यह लगभग हर चीज बेचती है। रूस के कई छोटे व्यवसाय वाइल्ड बेरीज के चालू रहने पर निर्भर करते हैं ताकि वे अपना काम कर सके। इसके अलावा ये कंपनी रूस की उन कुछ कंपनियों में से एक है जो उन उत्पादों को हासिल कर सकती है जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें प्रमुख ब्रांडों द्वारा पेश किए गए सामान, ड्रोन और कुछ ऐसे पुर्जे शामिल हैं जिनका सैन्य उपयोग भी हो सकता है। औसत रूसी इसे अपने अमेज़न की तरह देखता है। यूक्रेन ने इसमें एक निशाना देखा और पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज को निशाना बनाते हुए बार बार ड्रोन हमले किए हैं, जिनसे कंपनी के गोदाम पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। 18 जुलाई से शुरू हुए सप्ताहांत में यूक्रेन ने मॉस्को से बस कुछ किलोमीटर दूर इलेक्ट्रोस्टाल में वाइल्ड बेरीज के गोदाम पर हमला किया, जिससे गोदाम जल गया। रूस के तांबोव क्षेत्र के खोतवस्क में यूक्रेन सीमा से 400 किलोमीटर दूर एक और हमला हुआ, जिसमें दूसरा गोदाम नष्ट हो गया। हताहतों की सूचना मिली है। रूस के अनुसार शुरुआती हमलों में 80 से ज्यादा घायल और 8 मौतें हुई और सोशल मीडिया फुटेज में दोनों गोदाम नष्ट दिख रहे हैं, वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया। यूक्रेन ने रुकने का नाम नहीं लिया। 22 जुलाई को यूरोमैदान प्रेस ने रिपोर्ट किया कि यूक्रेन ने क्रास्नोडार में वाइल्ड बेरीज वेयर हाउस पर भी हमला किया था। उस सुविधा में, जिसे कंपनी का चौथा सबसे बड़ा वेयर हाउस माना जाता है, 30 तक धमाकों की आवाज सुनी गई। हमले की फुटेज में वही नतीजे दिखते हैं जैसे पहले हुए हमलों में दिखे थे। भीषण आग लगी हुई है और डरावने काले धुएं के स्तंभ किलोमीटरों तक आसमान में उठ रहे हैं। स्तावरोपोल क्राय के नेवेनोमिस्क में वाइल्ड बेरीज सुविधा पर यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया। कंपनी के नेटवर्क का छठा सबसे बड़ा गोदाम भी अब जल रहा है। इसकी पुष्टि वीडियो फुटेज करता है और भी है। हाल के हमलों से 1-2 दिन पहले यूक्रेन ने दोमोदेदोवो के यूजने व्राती लॉजिस्टिक्स पार्क को भी निशाना बनाया। वह एक और कॉम्प्लेक्स है जिसका इस्तेमाल वाइल्ड बेरीज करती है। कोलोडिनो के वाइल्ड बेरीज सॉर्टिंग सेंटर पर हमले में 2 बड़े गोदाम आंशिक रूप से नष्ट हुए, यूरोमैदान प्रेस ने बताया। इस बार वाइल्ड बेरीज ने गंभीर नुकसान से इनकार किया और ऐसा लगता है कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस भी इसका समर्थन करता है, जिसने साइट पर आग लगने की पुष्टि नहीं की। अफवाह है कि यूक्रेन ने मॉस्को क्षेत्र के पोडोल्स्क में एक और वाइल्ड बेरीज सुविधा को निशाना बनाया, लेकिन वीडियो बनाते समय इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। यह अमेज़न के रूसी समकक्ष को गिराने का संगठित अभियान है, न कि सिर्फ अलग थलग हमले। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार हुए आर्थिक नुकसान का पैमाना बहुत बड़ा है। अभी के अनुमान के मुताबिक सिर्फ खोए हुए उत्पादों की मात्रा के हिसाब से
यह नुकसान लगभग 2 अरब डॉलर के आसपास है। उसमें 300 मिलियन डॉलर और जोड़े, जो गोदामों में मलबा हटाने व मरम्मत का खर्च है। वाइल्ड बेरीज के सामने बड़ी समस्या है। कंपनी के कुल मूल्य का छठे हिस्से से भी ज्यादा हिस्सा यूक्रेनी हमलों में जलकर खाक हो गया। वाइल्ड बेरीज ने हमलों में मारे गए या घायल लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा योजना की घोषणा की है। चोट पर 12,000 डॉलर, मौत पर 25,000 डॉलर मिलेंगे। वाइल्ड बेरीज में इंसानी जीवन की यही कीमत है। रूस अपने पूरे क्षेत्र में अभी अभी जो कुछ हुआ है उससे बहुत गुस्से में है। रूस बिना विडंबना के यूक्रेन पर आतंकवादी हमलों का आरोप लगा रहा है। तांबो के गवर्नर येवगेनी पोउशोव ने कहा कि वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस का विनाश क्षेत्र का सबसे बड़ा और अमानवीय आतंकी हमला था। ग्रिगोरी करासिन, रूसी फेडरेशन काउंसिल की अंतरराष्ट्रीय मामलों समिति के अध्यक्ष, ने कहा, ऐसे कृत्यों का मूल्यांकन करते समय कई शब्द दिमाग में आते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक शब्द कहूंगा, शर्मनाक। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है हमारी प्रतिक्रिया त्वरित व दृढ़ होगी। शायद आप सोचते हैं कि इन लोगों की बात में कुछ दम है। आखिरकार वाइल्ड बेरीज एक असैनिक उपभोक्ता केंद्रित कारोबार लगता है। गोदामों में काम करने वाले सैनिक नहीं, बल्कि आम रूसी नागरिक है जो बस अपना काम कर रहे हैं। यूक्रेन के हालिया हमलों में निश्चित रूप से नैतिक दृष्टि से कुछ ग्रे क्षेत्र है। कम से कम सतह पर तो यही दिखाई देता है। वाइल्ड बेरीज की असली कहानी और यूक्रेन के हालिया हमलों के कारण बहुत जटिल है। ये रूस के अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पर यूक्रेन के हमले की कहानी नहीं है। ये बदले, सैन्य उपकरणों से जुड़े गुप्त सौदों, आर्थिक दर्द और मानसिक दबाव की कहानी है। इन सब का असर वाइल्ड बेरीज पर हमले की असलियत दिखाता है। हम बदले से शुरू करेंगे। यहाँ रूस की पाखंडता भी दिखती है, जब राज्यपाल और ऊंचे अधिकारी आतंकवाद का शोर मचाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे यूक्रेन ने जो किया है वह 4.5 साल की लड़ाई में किसी तरह से अभूतपूर्व है, तो वे सभी आसानी से इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि रूस भी ठीक ऐसे ही हमले करता रहा है। उसी समय से जब व्लादिमीर पुतिन को लगा कि उनका विशेष सैन्य अभियान उतना आसान नहीं है जितना उन्होंने रूसी जनता को बताया था। कीव पोस्ट के अनुसार रूस ने नागरिक सुविधाओं, खासकर लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाओं पर हमले को अपनी आक्रमण रणनीति का मुख्य हिस्सा बना लिया है। लाखों वर्ग मीटर की लॉजिस्टिक सुविधाएं नष्ट हुई हैं। आउटलेट के अनुसार सैकड़ों हजारों टन मानवीय सहायता, दवाइयाँ, किताबें, खाद्य सामग्री और लाखों सामान और पार्सल खो गए हैं। ये भी बताया गया है कि रूस ने यूक्रेन की निजी और सार्वजनिक डाक सेवाओं को सक्रिय रूप से पंगु बनाने की कोशिश की है। 400 से ज्यादा यूक्रेनी डाक वाहन और सैकड़ों राष्ट्रीय डाक सेवा शाखाएं नष्ट हो चुकी है। निजी वाहकों पर भी हमला हुआ है। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी लॉजिस्टिक्स कंपनियों में से एक नोवा पोस्टा के 400 छटाई डिपो, टर्मिनल और शाखाएं नष्ट हो गई है, जिससे 26 लोगों की जान गई है। दरअसल यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज को निशाना बनाने से करीब 1 महीना पहले ही रूस ने कंपनी के कीव स्थित सबसे बड़े छटाई टर्मिनल को नष्ट कर दिया था। रूस ने एपिसेंटर, किराना रिटेलर एटीबी, सिल्पो सुपरमार्केट चेन और फौजी कैश एंड कैरी कंपनी सहित कई कंपनियों द्वारा संचालित शॉपिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को भी निशाना बनाया है। पिछले 1 साल में रूसी हमलों से 5 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा यूक्रेनी वेयरहाउस और पोस्टल टर्मिनल तबाह हुए हैं। कीव पोस्ट के अनुसार जब रूस आतंकवाद की बात करता है, यूक्रेन कहता है पहले खुद को देखो। निजी स्वामित्व वाली लॉजिस्टिकल सुविधाओं पर हमला करने का जो मानक है वह रूस ने ही स्थापित किया है। रूस ने सबसे पहले दावा किया था कि वो सैन्य उपकरण नष्ट करने और यूक्रेन को प्रतिबंधित वस्तुओं तक पहुंच से रोकने के लिए हमले कर रहा है। यूक्रेन अब वाइल्ड बेरीज के साथ जो कर रहा है वो रूस के पिछले 4 साल के कामों का देर से लिया गया बदला है। रूसलान लेविएव, कॉन्फ्लिक्ट इंटेलिजेंस टीम के सैन्य विश्लेषक, वॉशिंगटन पोस्ट को बताते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि ये बदले का अपने आप चलता रहने वाला चक्र है। आप हमारे शैडो टैंकरों पर हमला करते हैं तो हम ओडेसा में आपके ड्राई कार्गो जहाजों पर हमला करेंगे। आप हमारी ऑयल रिफाइनरियों पर हमला करते हैं तो हम आपके पेट्रोल पंपों पर हमला करेंगे। ये आंख के बदले आंख की युद्ध शैली का नया रूप है। यूक्रेन ने रूस से कहा है कि अगर वह घरेलू लॉजिस्टिक्स पर लड़ाई चाहता है तो यूक्रेन उसे खत्म करने को तैयार है, लेकिन फिर भी यह उस नैतिक धुंधले क्षेत्र के सवाल का पूरी तरह से सामना नहीं करता जिसका हमने जिक्र किया था। यूक्रेन बदला जायज मानेगा, लेकिन वाइल्ड बेरीज एक नागरिक उद्यम ही दिखता है। यूक्रेन द्वारा इसे निशाना बनाना ऐसे दावों को जन्म दे सकता है कि देश केवल सैन्य लक्ष्यों को निशाना बनाने के अपने ही रुख से मुकर गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमने अभी तक पूरी कहानी उजागर नहीं की है। वाइल्ड बेरीज एक सैन्य लक्ष्य है और रूस जितना मानता है उससे कहीं बड़ा है, क्योंकि वह यूक्रेन को इस मामले का खलनायक दिखाने की कोशिश कर रहा है। जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह सब कुछ बदल देता है। यूक्रेन ने इन हमलों से रूस की सैन्य रणनीति की कमजोरियां उजागर की हैं। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, आप मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम आपको सिर्फ सुर्खियां ही नहीं, पूरी तस्वीर दिखाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें
ताकि हमारे वीडियो आपके फीड में नियमित रूप से आते रहें। वाइल्ड बेरीज की असलियत यह है कि पुतिन के आक्रमण शुरू करने के बाद से यह कंपनी रूसी युद्ध मशीन का अहम हिस्सा रही है। कंपनी के ई-कॉमर्स पोर्टल पर एक बार जल्दी से देखना ही ये साबित करने के लिए काफी है। बिल्कुल, वाइल्ड बेरीज पर तोप या मिसाइलें नहीं मिलेंगी, लेकिन आपको वहां अक्सर ड्यूल यूज गुड्स की एक बड़ी रेंज मिलेगी। दूसरे शब्दों में, ऐसे उत्पाद जो आम नागरिकों को बेचे जा सकते हैं, लेकिन जिनका सैन्य इस्तेमाल भी साफ तौर पर हो सकता है। ड्रोन वाइल्ड बेरीज पर हर जगह है। जैसा कि कीव पोस्ट ने बताया है, ड्रोन शब्द की एक त्वरित खोज करने पर आपको माविक 3 और माविक 4 ड्रोन के पेज दर पेज नतीजे मिलते हैं। और भी कई अन्य ड्रोन मिलते हैं जिन्हें युद्ध के मैदानों में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। ये वही फ्रेम है जिनका इस्तेमाल FPV ड्रोन के लिए किया जाता है, जो मोर्चे पर हर जगह उड़ रहे हैं। वाइल्ड बेरीज अपने प्लेटफॉर्म पर कई UAV को FPV ड्रोन के रूप में प्रचारित करता है। यह दिखाता है कि ये ड्रोन उन सैनिकों के लिए उपयुक्त हैं जो युद्ध में यूक्रेनी दुश्मनों को मारना चाहते हैं। अन्य घटकों को चालाकी से छुपाया गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो वे वहां मौजूद हैं। कीव पोस्ट ने खुलासा किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटो पार्ट्स जैसी साधारण श्रेणियों में खोजने पर ड्रोन पर लगाने योग्य पेलोड रिटेंशन सिस्टम और बम रिलीज मैकेनिज्म मिल जाते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के बच्चों वाले सेक्शन में भी ड्रोन है, और अगर आप कपड़ों के सेक्शन में जाएं तो आपको जल्दी ही ऐसा टैक्टिकल गियर मिल जाएगा जिसे सैनिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सामान रूस की सेना की ओर से मिलना चाहिए, लेकिन अक्सर नहीं मिलता। कई कहानियां हैं जहां रूसी सैनिकों ने अपने उपकरणों के लिए क्राउड फंडिंग की। दिसंबर 2022 की CNN रिपोर्ट में पता चला कि रूसी लोग पुतिन के कम सुसज्जित सैनिकों के लिए बॉडी आर्मर और बूट्स खरीद रहे थे। आपको क्या लगता है, ये सामान कहां से आता है? वाइल्ड बेरीज जैसी कंपनियां। रूस जब कहता है कि वाइल्ड बेरीज एक नागरिक कंपनी है जिसे यूक्रेन के हमलों का निशाना नहीं बनना चाहिए, ये जानबूझकर छुपा रहा है कि रूस की तथाकथित अमेज़न भी सैन्य आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है, जैसे वे रक्षा कंपनियां जिनमें क्रेमलिन अरबों लगा रहा है। असल में हम जो देख रहे हैं वह एक आम रूसी रणनीति है जो अब हमारे ही खिलाफ उल्टी पड़ रही है। रूस ने नागरिक और सैन्य लॉजिस्टिक्स की सीमाएं मिटाना कला बना लिया है, दोनों ही वजहों से, ताकि यूक्रेन के लिए लक्ष्यों को चुनना मुश्किल हो जाए और ताकि रूसी उच्च अधिकारी जो अपने देश द्वारा यूक्रेन के नागरिक बुनियादी ढांचे पर किए गए हमलों से पूरी तरह वाकिफ हैं, वे नकली हैरानी जता सके और इसे आतंकवाद कह सके। असल में वाइल्ड बेरीज का हर वो गोदाम जो अभी जल रहा है ऐसे उपकरणों से भरा था जो रूसी सेना के काम आ सकते थे। अब वह उपकरण नष्ट है। रूस की कमजोर कड़ी यही है। नागरिकों के दोहरे उपयोग वाले सामान खरीदकर उन्हें मोर्चे पर भेजने पर निर्भर संदिग्ध लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अभी नष्ट हुआ है, या इसे सिर्फ एक कमजोर कड़ी कहें। एक और भी है, वाइल्ड बेरीज के गोदामों का नष्ट होना उन छोटे रूसी व्यवसायों पर बुरा असर डालता है जो अपने ग्राहकों को बेचने के लिए जरूरी माल पाने हेतु इसी विशाल कंपनी पर निर्भर थे। वाइल्ड बेरीज की वार्षिक कारोबार $35 अरब तक है, यानी ये कंपनी रूस के कुल घरेलू व्यापार का 10% से ज्यादा हिस्सा रखती है। कीव पोस्ट के अनुसार वाइल्ड बेरीज रूस के रिटेल मार्केट का 40% से अधिक नियंत्रित करती है। ये हजारों रूसी व्यवसायों की सप्लाई चेन का अहम हिस्सा है। कई उद्यमी वाइल्ड बेरीज का उपयोग वैसे ही करते हैं जैसे छोटे व्यवसायी अमेज़न की फुलफिल्ड बाय अमेज़न सेवा का। वे स्टॉक खरीदते हैं, उसे वाइल्ड बेरीज के गोदामों में रखते हैं और फिर उस स्टॉक को वाइल्ड बेरीज प्लेटफॉर्म के जरिए बेचते हैं। रूस के कई व्यवसायियों ने अपना पूरा स्टॉक जलते देखा और वाइल्ड बेरीज ने घोषणा की कि यूक्रेन हमलों में ग्राहकों का स्टॉक नष्ट होने पर मुआवजा नहीं मिलेगा, जिससे वे परेशान हैं। इन व्यवसाय मालिकों की वर्षों की मेहनत और करोड़ों का माल एक झटके में चला गया। बस यही है दोस्तों, आज कई लोग दिवालिया होकर उठेंगे क्योंकि क्रास्नोदार में गोदाम जल गया है। वह अभी भी जल रहा है। क्रास्नोदार के दोस्त कहते हैं कि हालात पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें नहीं पता। कीव पोस्ट रिपोर्ट करता है कि इन व्यापार मालिकों में से एक ऐसा कह रहा है। एक और आंसू रोकते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि यह विशेष सैन्य अभियान अब खत्म हो जाए। इतने सारे लोग मर रहे हैं और इतने सारे उद्यमी परेशान हो रहे हैं। अब हमें टैक्स अधिकारियों के पास रिपोर्ट दाखिल करनी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ या क्या करूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सैन्य अभियान खत्म हो। ये बयान खास तौर पर उस दूसरे लक्ष्य के संदर्भ में अहम है जिसे हासिल करने के लिए यूक्रेन वाइल्ड बेरीज के वेयरहाउसों को नष्ट कर रहा है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो अभी रूस के छोटे व्यवसाय क्षेत्र के लिए इतने भारी हमले का शिकार होना सबसे बुरा समय है। रूस में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय या SMB पहले से ही संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन का युद्ध उनके जीवित रहने के लिए जरूरी हर संसाधन जैसे श्रम से लेकर नकदी तक खींच लेता है। 15 मई को मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि 2026 की पहली तिमाही में रूस में 2,09,000 SMB बंद हो गए थे, जो पिछले साल की तुलना में 9% की वृद्धि थी। रिटेल सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में था और अपने कारोबार के लिए वाइल्ड बेरीज का इस्तेमाल करने वाले लोग भी इसी क्षेत्र में आते हैं। व्यापार विफलताओं के कारणों में उच्च ब्याज दर, टैक्स बोझ और घटती उपभोक्ता मांग शामिल है। रूस के SMB मालिक
पहले ही पुतिन के युद्ध की कीमत चुका रहे हैं। देश में महंगाई आसमान छू गई है और रूबल दुनिया की सबसे अस्थिर मुद्राओं में से एक है, क्योंकि पुतिन द्वारा लिया गया हर फैसला उसकी कीमत को ऊपर या नीचे भेज सकता है। प्रतिबंध इन व्यवसायों पर कड़ा असर डाल रहे हैं और रूस में कई लोग मानते हैं कि जैसे जैसे रूस का सैन्य खर्च देश के सकल घरेलू उत्पाद का 8% हो गया है, नागरिक अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया गया है। इस भयानक स्थिति में वाइल्ड बेरीज की विशाल सुविधाओं का नष्ट होना भी जोड़ दें तो इससे रूसी छोटे और मध्यम व्यवसायों पर और भी ज्यादा बोझ पड़ता है और इसके साथ साथ एक रूसी अर्थव्यवस्था पर भी, जो पहले ही यूक्रेन पर हमले के बोझ तले चरमरा रही है। रूसी उद्योगपतियों के संघ प्रमुख अलेक्जेंडर शोकिन ने पतझड़ में दिवालियापन की लहर की भविष्यवाणी की है। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने यह प्रतिक्रिया तब दी जब यह खबर आई कि केंद्रीय बैंक रूसी बेस रेट को 14.25% पर बनाए रख रहा है। अब दिवालियापन की लहर लगभग तय है। सैकड़ों या हजारों छोटे मध्यम व्यवसायों का स्टॉक वाइल्ड बेरीज के गोदामों में जल गया है और हम शर्त लगाने को तैयार हैं कि और हमले भी होंगे। और यही हमें उस अंतिम कारण तक ले जाता है कि यूक्रेन ने वाइल्ड बेरीज की सुविधाओं पर हमला क्यों किया। लोगों पर मनोवैज्ञानिक दबाव जो अंततः पुतिन तक पहुंचेगा। पुतिन ने अपनी जंग शुरू होने के बाद से रूसी जनता को चिंता न करने का भरोसा दिलाया है। वह उन्हें बताते कि लड़ाई सैकड़ों और सैकड़ों किलोमीटर दूर हो रही है। ये जंग उनके टीवी पर ही होगी, उनके देश में नहीं। उन्हें बस इतना करना था कि वे डटे रहें और रूसी सेना को वही करने दें जिसमें वह सबसे माहिर मानी जाती है। अब तक हमने जान लिया है कि रूस जिस चीज में सबसे माहिर है वो है अपने सैन्य लक्ष्यों को हासिल करने में असफल होना। और पिछले 4.5 सालों में यूक्रेन एक लंबी दूरी की महाशक्ति बन चुका है। वाइल्ड बेरीज के गोदामों का विनाश शायद वर्षों में युद्ध से थके हुए रूसी लोगों के लिए सबसे विनाशकारी याद दिलाने वाला है कि पुतिन ने जो लड़ाई शुरू की थी वो अब उनके दरवाजे तक आ पहुंची है। क्रेमलिन इसे छुपा नहीं सकता। गोदामों के नष्ट होने से लाखों रूसी प्रभावित होंगे। कल तक जो ठीक थे वे आज दिवालिया हो जाएंगे और ये सब यूक्रेन की उस योजना का हिस्सा है जिसमें पुतिन के अपने ही लोगों के बीच उनके खिलाफ इतना गुस्सा पैदा किया जाए कि वे उन्हें युद्ध खत्म करने के लिए मजबूर कर दें। क्या आपको वाइल्ड बेरीज ग्राहक की वह दर्द भरी पुकार याद है जो बस चाहता है कि विशेष सैन्य अभियान खत्म हो? यही तो यूक्रेन हासिल करना चाहता है। वही भावना, वही माहौल। सब अंधेरा कर दो, पुतिन इसकी कीमत चुकाएंगे। जैसा कि रूसी कार्यकर्ता आंद्रे पिवोवारो जो निर्वासन में है कहते हैं, इन हमलों का मुख्य प्रभाव मनोवैज्ञानिक है। जब मॉस्को और मॉस्को क्षेत्र के लोग उन बड़े लॉजिस्टिक्स हबों के ऊपर उठता हुआ धुएं का विशाल गुबार देखते हैं जिन्हें लाखों लोग जानते हैं, तो उसका असर सूखी रिपोर्टों से कहीं ज्यादा होता है, खासकर जब साफ हो जाता है कि ऐसे हमले नहीं रोके जा सकते। पुतिन पहले से ही दबाव महसूस कर रहे हैं। 19 जून की रिपोर्ट में प्रावदा ने बताया कि आंतरिक सर्वेक्षणों के अनुसार 60% से अधिक रूसी पुतिन के युद्ध से थक चुके हैं और अब इसे नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि जिंदगी सामान्य हो। पुतिन की लोकप्रियता भी गिर रही है। उसी स्रोत ने 17 जुलाई को बताया कि पुतिन की लोकप्रियता 66% तक गिर गई है, जो आक्रमण के बाद सबसे तेज गिरावट है। इस बात से धोखा न खाए कि यह ऐसा आंकड़ा है जिसे लोकतांत्रिक देशों के ज्यादातर नेता देखकर बहुत खुश होते। पुतिन एक तानाशाह है। रूस में जनमत को इतना अच्छी तरह नियंत्रित माना जाता है कि कोई भी उनके बारे में बुरा शब्द नहीं कहता। फिर भी 1/3 रूसी खुले तौर पर अपने नेता से असंतुष्ट होने का दावा कर रहे हैं। संभवतः ऐसे और भी कई लोग हैं जो ऐसा ही महसूस करते हैं, लेकिन अभी तक अपने विचार सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने का आत्मविश्वास नहीं जुटा पाए हैं। वाइल्ड बेरीज गोदामों पर हमले पुतिन के खिलाफ गुस्से को और बढ़ा रहे हैं। रूस इसका दोष यूक्रेन पर लगाएगा, यह आतंकवाद की कहानी बनाएगा, लेकिन इसका व्यापारियों या मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए कोई मतलब नहीं, जो दिवालिया हो रहे या उपकरण नहीं पा रहे, क्योंकि पीछे मौजूद लोग उनके लिए वो खरीद नहीं सकते। यहाँ हम जो देख रहे हैं वह यूक्रेन की गहराई में हमले की रणनीति का एक नया चरण है। तेल सुविधाओं और सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। कई हमले उन्हीं दिनों हुए जिन दिनों वाइल्ड बेरीज के गोदाम जले थे। यूक्रेन ने अब अपनी सूची में एक नए तरह का लक्ष्य जोड़ा है। रूस की रणनीति शुरुआती आक्रमण विफल होने के बाद यूक्रेन से ज्यादा टिके रहना और पुतिन के आक्रमण के लिए घरेलू स्थिरता बनाए रखना थी। अब यह स्थिरता खतरे में है और यूक्रेन से ज्यादा देर तक टिके रहना अभी भी बहुत दूर है। नाटो ने यूक्रेन को $80 अरब अगले कुछ वर्षों में देने का वादा किया है। ऐसे में वाइल्ड बेरीज पर हमला रूस के बड़े निजी व्यवसाय को नुकसान पहुंचाने से बढ़कर है। आग में जलते वेयरहाउस युद्ध मशीन को चलाए रखने वाली हर चीज को प्रभावित करते हैं। अब पुतिन भी इसकी गर्मी महसूस कर रहे हैं। इन वाइल्ड बेरीज हमलों से यूक्रेन ने दिखाया कि वो रूस से निपटने के अपने तरीके लगातार बदलता है। क्रीमिया के तटों पर अभी एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही उल्लेखनीय बदलाव हुआ है। यूक्रेनी कॉम्बैट डार्ट्स ने अभी एक ऐसा हमला किया है जो किसी फिल्म के लायक है और उन्होंने इसे ऐसे तरीके से किया है जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमारे पास एक वीडियो है जिसमें हमने इस हमले के बारे में जो कुछ भी जाना है और यह कब्जा किए गए प्रायद्वीप के भविष्य के लिए क्या मायने रखता है उस पर चर्चा की है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप यूक्रेन की अगली शानदार चाल की हमारी कवरेज मिस न करें। और देखने के लिए धन्यवाद।